हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेंचुरी 300 टू 1200, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस आंसर, और आपको आंसर कैसे लिखना है वो भी हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, आपके सब्जेक्ट का क्या नाम है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सेंचुरी टू 1200 सेंचुरी। ठीक है, ये बीए प्रोग्राम हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। सेकंड सेमेस्टर में ये आपको देखने को मिलता है। बात करें टाइम की तो 3 घंटे दिए जाएंगे। 90 नंबर का आपका जो है पेपर होगा। ठीक है, आपको टोटल 8 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपके पेपर में जब आप देखेंगे तो आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। 8 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। फिर ऑल क्वेश्चन जो है वो आपके इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल नंबर के होंगे। कोई भी कम या ज्यादा नंबर का आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी प्रेफर कर सकते हैं, उसमें आप कंप्लीट अपना आंसर जो है वो लिख सकते हैं। ये हो जाता है आपके पेपर के बारे में डिटेल्स। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन चालू होते हैं। जो क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी, जिस वीडियो में हमने 24 क्वेश्चन जो है वो हमने आपको बताए थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उस क्वेश्चन की लिस्ट में से 8 क्वेश्चन, शुरुआती 8 क्वेश्चन लाए हैं, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये एक तरह से पार्ट 1 है उस क्वेश्चन की पेपर की कंप्लीट वीडियो का। ठीक है, पार्ट 1 है। आपका पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो बनता है, गुप्त काल के दौरान राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये जान लीजिए कि गुप्त काल से रिलेटेड, हर्षवर्धन से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो गुप्त काल मतलब गुप्त पीरियड के दौरान कौन सी व्यवस्था थी, क्या व्यवस्था थी, ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि भाई गुप्त काल के दौरान जो राजनीतिक अवस्था क्या थी और आर्थिक अवस्था क्या थी, उसका आपको यहाँ पे विश्लेषण करना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं भाई यहाँ पे कि उत्तर में आपको किस प्रकार से लिखना है। तो उत्तर किस प्रकार से लिखना है, देखिए हमने यहाँ पे कुछ वर्ड लिमिट भी बताई है, बट आपको जो फॉर्मेट यूज करना है वो फॉर्मेट ये है। सबसे पहले आप देंगे परिचय। परिचय मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके आंसर के बारे में। ठीक है, मतलब आप आंसर में जैसे गुप्त काल के बारे में बात की गई है, तो आप गुप्त काल के बारे में ना 2 से 4 लाइन में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे, जिससे क्या होगा कि हम किस समय के बारे में, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो आप स्टार्टिंग में बता देंगे, तो एग्जामिनर उसको समझ लेगा। उसके बाद आप बताएंगे मुख्य बिंदु, या फिर हम कहें मेन पॉइंट्स। आपके आंसर में जो चीज पूछी गई है ना वो यहाँ पे चालू होती है। क्या है भाई? यहाँ पे गुप्त काल के दौरान भाई राजनीतिक अवस्था क्या थी, आर्थिक अवस्था थी क्या थी, इसके बारे में पूछा गया है। तो हमने मुख्य बिंदु में पहला पॉइंट क्या बता दिया कि राजनीतिक एकता और सशक्त प्रणाली के बारे में बता दिया, ये राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हो गया। फिर प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं बता दी, ये भी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही आ जाता है कि भाई राजनीति किस प्रकार से चलाई जा रही है, वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है वो किस प्रकार का, ये हो जाता है। फिर हम आर्थिक पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि भाई आर्थिक अवस्था का स्वरूप आपने बता दिया। व्यापार भी आर्थिक, और व्यापार और वाणिज्य भी आर्थिक में आ जाता है, क्योंकि उसी से धन कमाया जा रहा है, उसी से पैसा आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें। फिर सिक्के भी आर्थिक में आ जाते हैं। और अंत में हमने धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके पॉइंट्स। इस तरह से अगर आप पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे तो आपका जो है आंसर बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, सही वे में आपका लिखा जाएगा। जब आप ये लिख देंगे 6 पॉइंट, कम से कम आपको हर एक क्वेश्चन में 6 पॉइंट तो एक्सप्लेन करने ही है। ठीक है, 5 से 6 पॉइंट एक्सप्लेन करिए, भले ही वो आपके 2 पन्नों में जा रहे हो, 1.5 से 1.5 पन्नों में जा रहे हो। ठीक है, 1.5+ पन्नों में जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 6 पॉइंट मिनिमम एक्सप्लेन करने ही है। उसके बाद आप देंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष जरूरी चीज है। जरूरी क्यों है? क्योंकि अंत में आपका एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भाई जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है निष्कर्ष देना जरूरी हो जाता है। निष्कर्ष है आपके पूरे क्वेश्चन में आपने क्या बताया है उसका निचोड़। ठीक है, मतलब आपने ऊपर जितने भी पॉइंट बताए ना उन पॉइंट को यहाँ पे छोटी छोटी लाइनों में एक्सप्लेन कर दीजिए, छोटे छोटे पॉइंटों में आप जोड़ दीजिए उन पॉइंटों को एक साथ, और एक पैराग्राफ बना दीजिए 3 से 4 लाइन का। ठीक है, और आपका जो है निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं अपना आंसर तो सही आंसर लिखा जाएगा, सही वे में लिखा जाएगा। यही फॉर्मेट है और यही फॉर्मेट आपको यूज करना है अपने एग्जाम के दौरान। ठीक है, इतना हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई आपको आंसर में क्या बताना है, क्या लिखना है। ठीक है, आपको आंसर लिखने का तरीका आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके को आपको यूज करना है अपने एग्जाम के दौरान। अब हम बात करते हैं कि आंसर में आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया उससे रिलेटेड चीजें। ठीक है, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ ये ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ पाए। ठीक है, और आपका कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, साथ के साथ आपके लिए चैट बॉक्स खुला हुआ है। आप जाइए चैट में हमें बताइए कि आपका कोई डाउट है, हम लोग उसे डायरेक्टली क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो
क्वेश्चन क्या था कि गुप्त काल के दौरान राजनीतिक और आर्थिक अवस्था का विश्लेषण कीजिए। हमने शुरुआत में परिचय में क्या बताया यहाँ पे कि गुप्त काल जो कि 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के दौरान था, उसको क्या कहा जाता है, भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, सोने का युग कहा जाता है। इस काल में राजनीतिक एकता, प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का अभूतपूर्व विकास हुआ था। देखिए, ये वो काल था जिसमें आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जो भारत की अवस्था थी वो एकदम टॉप क्लास की थी। ठीक है, टॉप क्लास का मतलब समझ रहे, बिल्कुल एकदम हाई पे, पीक पे थी। राजनीतिक व्यवस्था सबसे बढ़िया थी, प्रशासनिक व्यवस्था सबसे बढ़िया थी, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का मतलब क्या है, आर्थिक रूप से ये जो गुप्त काल था ये समृद्ध था, पैसा बहुत था लोगों के पास, ठीक है, लोग व्यापार बहुत अच्छा कर रहे थे, तो ये सारी चीजें। सांस्कृतिक उत्कृष्ट क्या था कि भाई संस्कृति जो थी ना वो बढ़ रही थी, उत्कृष्ट हो रही थी, ठीक है, तो ये था। फिर गुप्त सम्राटों की सशक्त सत्ता और सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था के चलते भारत एक सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र बना, ठीक है, राष्ट्र बना रहा। क्या है कि गुप्त सम्राट जो थे भाई, गुप्त के जो सम्राट थे वो एकदम, एक ऐसा होता है ना कि भाई सबसे अच्छे सम्राटों में से एक, जिन्होंने भाई अपनी राजनीतिक व्यवस्था, अपने शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे से चलाया। तो ये उस बारे में कि भाई उनकी सशक्त सत्ता थी, सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसके चलते क्या था कि भारत जो था वो सुदृढ़ बना और समृद्ध बना एक राष्ट्र के रूप में। ठीक है, अब हम इस आंसर में क्या बात करेंगे, राजनीतिक और आर्थिक अवस्था के बारे में विस्तार से विश्लेषण करेंगे। ठीक है, ये हो जाता है आपके आंसर के बारे में। हाँ, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं को पढ़ के जाइए। ठीक है, इनसे रिलेटेड या डायरेक्ट अगर यही क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन का यही आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमने प्रीवियस ईयर के 2 से 3 क्वेश्चन पेपर्स को उठाया है, उसके बाद उन्हें बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, क्या हो जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन करनी है, अब आपका मुख्य बिंदु आ जाता है। मुख्य बिंदु मतलब मेन, जो आंसर में आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं वो। पहला क्या आता है, राजनीतिक एकता और सशक्त प्रणाली। हाँ, अगर आपका आज भी पेपर है तो आप भी इन क्वेश्चंस को जितना जल्दी हो सके कवर करके जाइए। हम लोग जल्द से जल्द इसे कवर करा दे रहे हैं आपके 2:30 बजे से पहले। ठीक है, तो आपको सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। इनसे रिलेटेड चांसेस, क्वेश्चन जो है आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप इनको प्लीज पढ़ के जाइए। ठीक है, आपका पहला पॉइंट बनता है यहाँ पे समुद्र को जो बनता है राजनीतिक एकता और सशक्त प्रणाली के बारे में। पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप पॉइंट भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर बेस करता है कि आप क्या प्रेफर करते हैं। पॉइंट क्या है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, चंद्रगुप्त के द्वारा 319 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, देख लीजिए, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड जैसे सम्राट ने साम्राज्य के विस्तार उत्तर से दक्षिण तक किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने और चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य, जो गुप्त एम्पायर था उसका जो विस्तार था, या हम कहें उसका भाई जो बढ़ाया था, वो बढ़ाया था, उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला दिया था। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, कहा गया क्योंकि उसने कई राज्यों को जीतकर विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत के नेपोलियन की उपाधि तक कहा दी जाती है, क्योंकि उन्होंने क्या करा था भाई, एक तरह से भारत में जितने भी बड़े बड़े राज्य थे उन सबको जीत कर एक अपना विशाल साम्राज्य बनाया था। शासन प्रणाली क्या थी, विकेंद्रीकृत थी, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड थी, लेकिन सम्राट की शक्ति सर्वोच्च थी। इस पॉइंट को समझ लीजिए, ये पॉइंट आपको आगे भी मदद करेगा। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि पावर सेंटर के पास नहीं होगी, पावर थोड़ी थोड़ी बटी होगी। ठीक है, लोगों में, जैसे केंद्र के पास थोड़ी पावर होगी, प्रांत के पास थोड़ी पावर होगी और ग्राम के पास थोड़ी पावर होगी। ठीक है, पावर की बात की जा रही है यहाँ पे भाई, केंद्र के पास, प्रांत के पास, ग्राम के पास, ग्राम मतलब गांव। अब पावर तो बटी है, परंतु सर्वोच्च किसको माना गया है, सर्वोच्च माना गया है सम्राट को। सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर सम्राट है, सम्राट से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, और सम्राट का ही फैसला अंतिम फैसला होगा, तो इस प्रकार से माना गया है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था में बात करें तो केंद्र, प्रांत और ग्राम आ जाते हैं, और यहाँ पे पावर जो है बटी हुई है। दूसरा पॉइंट आता है प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं। अब भाई वहां पे प्रशासन किस प्रकार से चलाया जा रहा है, तो राजा के परामर्शता मंत्री होते थे जिन्हें सचिव कहा जाता था। ठीक है, ऐसे लोग जो कि राजा के साथ हमेशा बैठे रहते थे, उसके साथ परामर्श करते थे। ठीक है, किसी मुद्दे को लाया जाता था, उस मुद्दे पे वाद विवाद हुआ करता था, तो वो राजा के साथ बातचीत करते थे, वो मंत्री सचिव कहलाते थे।
कुमारमात्य, उपारिक और महादंड नायक जैसे अधिकारी विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को संचालित करते थे। ठीक है, ये अलग अलग पोस्टें हैं या अलग अलग आप कह सकते हैं लोग हैं जिनको उपाधि दी गई है उनके काम के आधार पर। कुमारमात्य होते थे, ठीक है, उपारिक होते थे, उसके बाद महादंड नायक होते थे। महादंड नायक एक प्रकार से नाम से ही पता चल रहा है वो दंड दिया करते थे या दंड को डिसाइड किया करते थे कि वो क्या दंड मिलेगा व्यक्ति के किए गए क्राइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे अधिकारी थे उनके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के द्वारा उनको संचालित किया गया था। फिर न्याय व्यवस्था भी सुसंगठित है, दंड प्रणाली के भी नियम जो थे कड़े थे, दंड देने के जो नियम थे वो कड़े थे काफी ज्यादा। ठीक है, ये हो जाता है। अब प्रशासन धर्म आधारित नहीं था लेकिन व्यवहारिक नीति पर आधारित था। जो प्रशासन था वो धर्म के आधार पर नहीं था। ठीक है, मतलब एक प्रकार से अगर हम कहें कि उस समय अगर हिंदू ज्यादा थे तो हिंदू के धर्म के आधार पर पूरा प्रशासन नहीं चलाया जाता था। ठीक है, वो क्या था, व्यवहारिक नीतियों के ऊपर आधारित था। ठीक है, ये हो जाता है। फिर अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट, आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप की बात करें तो गुप्त काल में कृषि, उद्योग और व्यापार का सर्वोच्च विकास हुआ। तो गुप्त काल के दौरान क्या था, कृषि सेक्टर में बहुत ज्यादा विकास हुआ, उद्योग सेक्टर में विकास हुआ, व्यापार सेक्टर में विकास हुआ। कृषि वर्ग को राजस्व कर देना पड़ता था। ठीक है, जो भूमि की उपज के अनुसार होता था। ठीक है, भूमि की उपज के अनुसार का मतलब क्या है कि एक किसान जिसने जमीन पर कितना गेहूं उगाया है उसके आधार पर उसे टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसके पास भूमि है उसको भूमि के ऊपर कर देना पड़ता था। ठीक है, तो ये हो जाता है। वहां पे भाई फसलें कौन कौन सी मेन थी, चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, ये फसलें बहुत ज्यादा मेन थी। भू राजस्व गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। ठीक है, भूमि से लिया जाने वाला कर या जमीन से लिया जाने वाला टैक्स उस समय अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार था, बेस था। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है व्यापार और वाणिज्य। देश और विदेश में व्यापार का प्रसार हुआ। रोमन साम्राज्य, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे। ठीक है, देश विदेश में व्यापार बढ़ रहा था गुप्त काल के दौरान। जल मार्ग और थल मार्ग दोनों विकसित हुए थे। ठीक है, जल के द्वारा भी अच्छी तरह से व्यापार किया जा रहा था और थल मतलब जमीन के द्वारा भी किया जा रहा था। व्यापारिक वस्तुओं की बात करें तो भाई मसाले यहाँ पे बहुत होते थे, हाथी दांत बहुत होते थे। ठीक है, रत्न और वस्त्र ये सारी चीजें यहाँ पे फेमस थी व्यापार के लिए। तो लोग विदेश से आते थे यहाँ पे ये चीजें लेने, यहाँ से ले जाके अपने यहाँ पे बेका करते थे। तो इस प्रकार की थी। शहरीकरण भी बढ़ा था। पाटलिपुत्र, उज्जैनी, कांची जैसे नगर जो थे व्यापारिक केंद्र बने थे। शहरीकरण बढ़ा था का मतलब क्या है कि भाई लोग ना शहरों में आके बस रहे थे। पाटलिपुत्र बसा पूरा का पूरा। फिर उसके बाद भाई पाटलिपुत्र बस का मतलब कि पाटलिपुत्र था परंतु उसमें लोग आके बसे, फिर बहुत बड़ी संख्या में हुए। फिर उज्जैनी, कांची जैसे जो व्यापारिक नगर थे वो केंद्र बन गए। ठीक है, व्यापार के क्या बन गए, केंद्र, सेंटर बन गए, वहां से व्यापार चलाया जाता था। ठीक है, तो ये हो जाता है। पांचवा पॉइंट जाता है सिक्के प्रणाली और मुद्रा व्यवस्था की बात करें तो समुद्रगुप्त गुप्त सम्राटों ने स्वर्ण, रजत और ताम्र की मुद्रा जारी की थी। गुप्त के जो सम्राट थे उन्होंने सोने की, रजत की और ताम्र की जो मुद्रा मतलब सिक्के हैं उन्हें जारी किया था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की स्वर्ण मुद्राएं प्राचीन भारत की सर्वोत्तम मानी जाती हैं। समुद्रगुप्त की और चंद्रगुप्त द्वितीय की जो सोने की मुद्राएं थी वो प्राचीन भारत की सर्वोत्तम मानी जाती है। मतलब प्राचीन भारत में बनाई गई सबसे अच्छी मुद्राओं में से एक समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के द्वारा बनाई गई सोने की मुद्राएं थी, जो कि हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत सारी चीजें भी बताती हैं। ठीक है, मुद्राओं और शासकों की छवियां, उपाधियों और देवी देवताओं उस पर अंकित हुआ करते थे। मतलब ये फोटोज उन पे देखने को मिल जाती थी। मुद्रा व्यवस्था से व्यापार और आर्थिक स्थिरता को क्या मिला था, बढ़ावा। मुद्रा से क्या हुआ था, व्यापार या फिर हम कहें आर्थिक रूप से जो भी लेन देन होता था उसको स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी मिली थी। छठा पॉइंट आता है धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता का प्रभाव। तो गुप्त सम्राटों ने ब्राह्मण धर्म का संरक्षण किया लेकिन अन्य धर्म को भी सहिष्णुता दी। ठीक है, गुप्त सम्राट ने क्या कहा था, भाई ब्राह्मण धर्म को तो संरक्षण दिया ही, वो ब्राह्मण धर्म को सेफ्टी प्रोटेक्शन देते थे, परंतु वहीं उसके साथ जो अन्य धर्म थे, कोई सा भी अन्य धर्म हो, उसको सहिष्णुता दी गई थी। ठीक है, इस धार्मिक सहिष्णुता से व्यापारिक समुदाय में विश्वास बढ़ा और आर्थिक स्थिरता बनी रही। अब क्या हुआ भाई, एक धर्म को सर्वोच्च ना मानकर बाकी सभी धर्मों को भी अच्छा खासे व्यवस्था प्रदान करनी, उनके साथ सहिष्णुता देनी। इससे क्या हुआ, सभी धर्म के लोग जो कि व्यापारिक सेक्टर में थे उनके बीच में क्या बना, उनके बीच में विश्वास को बढ़ावा मिला, आर्थिक रूप से स्थिरता बनी रही। ठीक है, और व्यापार बढ़ा। ये हो जाता है आपके 6 पॉइंट। निष्कर्ष की बात करते हैं तो गुप्त काल की राजनीतिक अवस्था सशक्त, व्यवस्थित और स्थायित्व से भरपूर थी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह काल अत्यंत समृद्ध रहा है। ठीक है, मतलब हम बात करें राजनीतिक व्यवस्था तो अच्छी थी, काफी अच्छी थी, परंतु अगर हम आर्थिक रूप से देखें, फाइनेंशियली देखें तो सबसे ज्यादा समृद्ध काल ये था, सबसे ज्यादा समृद्ध ये टाइम था। ठीक है, कृषि, व्यापार, मुद्रा प्रणाली और प्रशासनिक दक्षता ने भी इस काल को भारत का स्वर्ण युग बना दिया था। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं, कृषि सेक्टर ने, व्यापार, मुद्रा प्रणाली, प्रशासनिक दक्षता, ये वो पॉइंट्स हैं
जिन पॉइंट ने उस समय के उस टाइम पीरियड को स्वर्ण युग बना दिया था। ठीक है, इस युग में स्थायित्व, सुरक्षा और समृद्धि ने समाज को विकास की ओर अग्रसर किया और आने वाली शताब्दियों के लिए आदर्श शासन मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, ये वो टाइम था जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बना। ठीक है, आने वाले जो सम्राट थे उन्होंने देखा कि जी हमारे तो पूर्वजों ने इस प्रकार से व्यवस्था चलाई, इस प्रकार से जो भारत के या फिर हम कहें गुप्त एम्पायर को एकदम टॉप पर पहुंचा दिया था, तो ये उनके आदर्श बने। ठीक है, आने वाले व्यवस्थाओं के लिए, शासन के लिए। ठीक है, तो ये हो जाते हैं और यहाँ पे आपके 6 पॉइंट हो जाते हैं, इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष हो जाता है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये आपके मेन पॉइंट्स है। मेन पॉइंट में पहला पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल यूनिटी एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा पॉइंट आ जाता है फीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक कंडीशन, एग्रीकल्चर एंड लैंड रेवेन्यू। चौथा पॉइंट आ जाता है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स का। पांचवा पॉइंट है करेंसी एंड मॉनेटरी सिस्टम का। ठीक है, आप पॉज करिए, इनको पढ़िए, क्योंकि हम हिंदी में कवर कर रहे हैं तो इंग्लिश में नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, छठा पॉइंट आता है रिलीजियस एंड कल्चरल टॉलरेंस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट का। फिर आपका यहाँ पे कंक्लूजन आ जाता है, आपका सारे पॉइंट खत्म होने के बाद यहाँ पे आपका कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। गुप्तकालीन सामाजिक एवं धार्मिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, गुप्त काल के दौरान समाज किस प्रकार का था, धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, उसकी आपको विशेषताएं बतानी है। गुप्त काल जो कि 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में था। ठीक है, तो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है, जो कि हमने ऊपर भी बात करी। ठीक है, इस समय सामाजिक संरचना सुदृढ़ व्यवस्था और परंपराओं पर आधारित थी। वहीं धार्मिक दृष्टि से भी यह काल हिंदू धर्म की पुनरुत्थान और विस्तार का समय था। ठीक है, ये काल क्या था, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान, मतलब हिंदू धर्म दोबारा से काफी ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, ये वो समय था। इस काल में ब्राह्मण धर्म को विशेष बढ़ावा मिला और सांस्कृतिक मूल्यों का भी व्यापक प्रचार हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम धर्म की बात कर रहे हैं तो हिंदू धर्म को या ब्राह्मण को काफी ज्यादा भाई बढ़ावा मिला था। ठीक है, और सांस्कृतिक मूल्यों का भी व्यापक प्रचार हुआ था। ये हो जाता है आपका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं पॉइंट, गुप्त काल की सामाजिक विशेषताओं के पॉइंट क्या बनते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि भाई वर्ण व्यवस्था का पुनरुत्थान और कठोरता। अब वर्ण व्यवस्था बड़ी थी, वर्ण व्यवस्था मतलब 4 प्रकार के वर्ण जो थे, ठीक है, आपने पढ़े होंगे। गुप्त युग में समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे। ठीक है, हर वर्ण अपने अपने एक प्रकार से कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग हाइट पे था। ठीक है, सबसे ऊपर ब्राह्मण आते थे, उनके नीचे फिर बाद में क्षत्रिय आते थे, क्षत्रिय के बाद आते थे वैश्य और सबसे नीचे आते थे शूद्र। ठीक है, ये विभाजित किया था। वर्ण व्यवस्था अब अधिक और कठिन हो चुकी है और सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई है। ठीक है, भाई वर्ण व्यवस्था देखें तो और ज्यादा कठिन हो चुकी थी, फिर सामाजिक गतिशीलता भी सीमित हो गई थी। ब्राह्मण वर्ग को विशेष सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी, जबकि शूद्र की स्थिति समाज में नीचे बनी रही थी। ठीक है, ब्राह्मणों को सबसे ऊपर माना गया, उनको भाई अलग सुविधाएं दी गई थी। ठीक है, प्रतिष्ठा थी, और शूद्रों को सबसे नीचे माना गया था। वो सबकी एक प्रकार से, मतलब शूद्र जो थे वो सबसे नीचे थे, तो वो सबसे मतलब बेकार वाले जो वर्ग थे या फिर हम कहें सबसे घटिया वाले जो काम थे, वो काम उन्हें सौंपे गए थे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग उन्हें सबसे ज्यादा खराब काम करने पड़ते थे। ठीक है, तो ये था। दूसरा पॉइंट आता था ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और सम्मान। ब्राह्मणों की विशेष श्रेष्ठता और सम्मान के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या होता था कि भाई दूसरे पॉइंट में ब्राह्मणों को राजाओं द्वारा भूमि दी जाती थी, ब्राह्मणादय कहा जाता था, जिससे वे आर्थिक रूप से भी संपन्न हुए थे। ठीक है, क्या था कि भाई ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि दी गई थी, जमीन दी गई थी। ठीक है, वो तो उससे क्या हुआ भाई, वो आर्थिक रूप से भी समृद्ध हुए, क्योंकि उन्हें तो जमीन अच्छी खासी मिल गई है, तो वो आर्थिक रूप से भी उससे समृद्ध हुए थे। दूसरा पॉइंट आता है उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान, शिक्षण, संस्कारों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। ठीक है भाई, उन्हें आप कह सकते हैं कि भाई हर तरह से टॉप पे माना गया था। अनुष्ठानों में उन्हें सबसे ऊपर रखा गया। उसके बाद भाई शिक्षण के क्षेत्र में या फिर संस्कारों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ये हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है स्त्रियों की स्थिति क्या थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी। अगर हम उसकी बात करें तो गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति मिश्रित थी। उच्च वर्ग की स्त्रियां शिक्षित, परंतु घरेलू जीवन जो था उनका सीमित था। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी रूढ़ी समाज प्रचलित हो रही थी। ठीक है, सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गई, ये जो चीजें थी ना, ये उस समय बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। नारी शिक्षा पर सीमाएं थी, मतलब जो महिला थी वो पढ़ सकती थी, परंतु एक लिमिटेड तक, उसके बाद उसे पढ़ना मना था। परंतु कुछ राज्य स्त्रियां, मतलब
कुछ राज परिवार में जो महिलाएं थी वो संगीत और कला में निपुण थी, मतलब उन्हें संगीत सीखने के लिए वही कहा गया, उसके बाद कला भी सीखने को कहा गया, तो वो उसमें निपुण हो चुकी थी। चौथा पॉइंट आता है पारिवारिक जीवन और विवाह। तो भाई पारिवारिक पितृसत्तात्मक मतलब पति प्रधान, ठीक है, पितृसत्तात्मक मतलब भाई पुरुष प्रधान आप कह सकते हैं, पति प्रधान नहीं कहेंगे, पुरुष प्रधान। तो जो परिवार था वो पुरुष प्रधान था और संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलन में थी, ठीक है। विवाह को धार्मिक संस्कार माना जाता था और विवाह संबंध प्राय समान वर्ण और जाति में क्यों होता था, ठीक है, होते थे। क्या था कि भाई विवाह को तो एक संस्कार माना गया कि विवाह तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, विवाह समान वर्ण में, मतलब ब्राह्मण के ब्राह्मण में ही, ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण के घर में जाएगी, ठीक है, शूद्र की लड़की शूद्र के घर में जाएगी, क्षत्रिय की क्षत्रिय के घर में जाएगी, इस प्रकार से होता था, जाति को ध्यान में रखा जाता था, ठीक है। तो ये व्यवस्था थी। फिर पांचवा पॉइंट आता है कि शहरीकरण और व्यापारिक वर्ग की अगर हम बात करें तो नगरों का विकास हुआ, व्यापारिक वर्ग भाई उसका विशेष उन्नति हुई, ठीक है। शिल्पकाल, व्यापारी, बैंकर आदि जो वर्ग थे वो महत्वपूर्ण रूप से उभर कर सामने भी आए थे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके भाई समाज के बारे में पॉइंट। इसके बारे में हो जाता है सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में पॉइंट। इसमें कुछ पॉइंट आपको ऐसा लगेगा मिश्रित है धर्म के बारे में, पर मेनली ये समाज के बारे में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं धार्मिक विशेषताओं की बात में। तो भाई हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था। गुप्त सम्राट स्वयं वैदिक धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। गुप्त सम्राट क्या था, वैदिक धर्म के अनुयायी थे, मतलब उसे फॉलो करते थे और उन्होंने ब्राह्मण धर्म को क्या दिया था, संरक्षण दिया था। विष्णु शिव शक्ति की पूजा का विस्तार हुआ और मंदिर निर्माण की परंपरा प्रारंभ हुई, ठीक है। भाई विष्णु पूजा, शिव पूजा, शक्ति पूजा, इन चीजों का काफी विस्तार हुआ, नए नए मंदिर बनाए गए, उनका निर्माण किया गया, ये हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट में आता है वैष्णव और शैव धर्म का विस्तार हुआ था। वैष्णव में विष्णु धर्म को सर्वोच्च माना जाता था, जबकि शैव धर्म में शिव की पूजा को सर्वोच्च माना जाता था, ठीक है। गुप्तकालीन राजा, मतलब गुप्त काल के दौरान जो राजा थे, सम्राट थे, विष्णु के अनुयायी थे, उन्होंने विष्णु के मंदिरों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। विष्णु भगवान के जो मंदिर थे उनका निर्माण करवाया था, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मंदिरों को बढ़ाया था ताकि विष्णु धर्म का प्रचार हो सके, ठीक है। तो ये हो जाता। चौथा पॉइंट आता है कि भाई बौद्ध धर्म का पतन और अस्तित्व। बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, ठीक है। बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, जो प्रभाव था, ठीक है, गुप्त काल के दौरान वो कम हो रहा था, क्योंकि गुप्त काल के दौरान हिंदू धर्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि भाई जो प्रभाव था वो तो कम हुआ, पर पूरी तरह से वो समाप्त नहीं हुआ था। कुछ क्षेत्रों में महायान बौद्ध धर्म परंपरा बनी रही। फिर जैन धर्म की स्थिति की बात करें तो जैन धर्म का प्रचार सीमित हो गया, परंतु पश्चिम और दक्षिण भारत में इसका प्रचार जो प्रभाव था वो बढ़ा रहा। पांचवा पॉइंट आता है कि मूर्ति पूजा और मंदिर निर्माण की बात करते हो। गुप्त काल के दौरान या फिर इस काल में मूर्ति पूजा को सामाजिक स्वीकृति मिली और मंदिरों में देव मूर्तियां स्थापित होने लगी थी, ठीक है। ये वो टाइम था जब मूर्ति पूजा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिला। भाई मूर्ति पूजा का, अब बौद्ध धर्म में तो मूर्ति पूजा नहीं थी, ठीक है, परंतु गुप्त काल के दौरान मूर्ति पूजा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिला, ठीक है। लोगों ने और समाज ने उसे स्वीकृति दे दी कि हाँ ठीक है जी, मूर्ति पूजा की जानी चाहिए, तो मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना की गई। मथुरा, नागर, त्रिवेणी शैलियों में मंदिरों का निर्माण किया गया था, ठीक है। मथुरा में, नागर में और फिर त्रिवेणी में जो शैलियां हैं उसमें मंदिरों का काफी बड़े स्तर पर निर्माण किया गया था। फिर निष्कर्ष आ जाता है। निष्कर्ष में गुप्तकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ और ब्राह्मण प्रधान था, ठीक है। सामाजिक संरचना में उच्च वर्ग को विशेष अधिकार मिले थे, ठीक है। सामाजिक संरचना की बात करें तो जो सबसे ऊंचा वर्ग था जो कि ब्राह्मण हो गया, ठीक है, उसे विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि निम्न वर्ग की स्थिति सामान्य ही रही। निम्न वर्ग की जो स्थिति थी वो एक तो सामान्य थी और सामान्य से भी हम कहें कि खराब ही थी, कुछ खास स्थिति थी नहीं। स्त्रियों की स्थिति पारंपरिक सीमाओं में सिमट गई, ठीक है। स्त्रियों की जो स्थिति थी कि भाई उन्हें पढ़ाई पर रोक लगा देना, किस चीज सीखने पर रोक लगा देना, घर में ही रहना, बच्चे पालने वाली जैसी चीजें जो थी वो उनके तक सीमित थी। धार्मिक दृष्टि से हिंदू काल धर्म की हिंदू धर्म के लिए पुनः प्रतिष्ठा का युग बना था, ठीक है। ये जो काल था ना, ये हिंदू धर्म के लिए दोबारा से एक आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट काल के रूप में उभर कर सामने आया है। मूर्ति पूजा, मंदिर निर्माण, विष्णु और शिव की उपासना का विकास इसी समय में हुआ था। गुप्त काल ने भारतीय धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को दृढ़ता से स्थापित किया था, ठीक है। यही काल है कि भाई यही वो टाइम था, गुप्त काल यही वो टाइम था जिसने भारतीय धार्मिक संस्कृति की जो पहचान थी उसे और ज्यादा पक्का किया था, सुदृढ़ बनाया था, ठीक है। तो ये हो जाते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं साथ के साथ, ठीक है। अब हम आगे देखें, आगे हमारा पॉइंट आता है, मतलब इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद भाई सेलिएंट फीचर्स ऑफ गुप्ता सोसाइटी या फिर हम कहें गुप्त एम्पायर के बारे में, तो ये पॉइंट हो जाते हैं उसके 6 पॉइंट, ठीक है।
आप इन पॉइंट को पॉज करके पढ़ सकते हैं। साथ के साथ आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट जो है जुड़ सके टाइम के साथ, और आपका उनका कोई भी डाउट हो वो लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई डाउट है, आप लोग जुड़े हुए हैं, आपका कोई डाउट है आप डायरेक्टली पूछिए। ठीक है, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे उस डाउट से रिलेटेड। फिर आगे बढ़े तो ये हो जाता है आपके 5 पॉइंट। उसके बाद भाई रिलीजियस फीचर्स आ जाते हैं यहाँ पे। ये आपके रिलीजियस फीचर से रिलेटेड 6 पॉइंट हो जाते हैं। 6 पॉइंट आपके भाई समाज से रिलेटेड है, 6 पॉइंट आपके आर्थिक पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपका कंक्लूजन आ जाता है, आप लोग पढ़े वीडियो को पॉज करके कंक्लूजन भी समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हर्षवर्धन का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का विवरण दीजिए। हर्षवर्धन की राजनीतिक और सांस्कृतिक जो उपलब्धियां थी, जो उन्होंने भाई प्राप्त किया था, अचीवमेंट थी, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भाई परिचय में क्या आएगा? हर्षवर्धन प्राचीन भारत के एक महान शासक थे। उन्होंने 17वीं शताब्दी में उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन किया था। ठीक है, उन्होंने क्या करा था? 7वीं शताब्दी में, सॉरी 7वीं पढ़ दिया मैंने, 7वीं शताब्दी, यहाँ पे 7वीं आएगा। 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जमीन का, उसके ऊपर उन्होंने शासन किया था। उनका शासनकाल न केवल राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक था, बल्कि सांस्कृतिक उन्नति का भी स्वर्ण युग माना जाता है। मतलब उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था तो बहुत अच्छी चलाई, परंतु उन्होंने सांस्कृतिक व्यवस्था के ऊपर भी ध्यान दिया और उससे स्वर्ण युग माना गया। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी कुशल नीति, प्रशासनिक योग्यता और धार्मिक सहिष्णुता से एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, हर्षवर्धन को इसीलिए भाई एक प्रकार से महानायक माना जाता है, महान शासक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भाई प्रशासनिक व्यवस्था चलाई अच्छी योग्यता से, धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा मिला और विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है, तो इस उत्तर में हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम पॉइंटों को फटाफट कवर अप करते हैं। तो पहला पॉइंट जो मुख्य पॉइंटों में आता है वो आता है राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में। ये उसकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं, ये उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका पॉइंट खत्म हो जाता है। राजनीतिक उपलब्धि की बात करें तो साम्राज्य का विस्तार किया था हर्षवर्धन ने। थनेसर के शासन थनेसर से उन्होंने अपना शासन आरंभ किया था। उसके पश्चात उत्तरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जीता और अपने अधीन कर लिया था। बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कुछ भागों को मिलाकर उन्होंने एक साम्राज्य को स्थापित किया था। ठीक है, हर्षवर्धन ने काफी बड़ा क्षेत्र को जीता था। बंगाल हो गया, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, इन बड़े बड़े क्षेत्रों में अपनी जीत शामिल करी और साम्राज्य का विस्तार किया था। फिर कन्नौज की बात करें तो कन्नौज की राजधानी, हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, हर्षवर्धन ने कन्नौज को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया, जहां से वो बैठकर पूरे शासन व्यवस्था चलाते थे, जिससे यह नगर तत्कालीन भारतीय राजनीति और संस्कृति का केंद्र बन गया था। आगे कन्नौज के बारे में भी एक क्वेश्चन आएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कन्नौज के ऊपर भी काफी लड़ाई हुई है। तो हर्षवर्धन ने क्या करा था? कन्नौज को अपनी राजनीति वो राजधानी बना लिया और वहां पे बैठकर उन्होंने भी पूरी शासन व्यवस्था चलाई। तो कन्नौज क्या बन गया? संस्कृति का, तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बन चुका था। प्रशासनिक दक्षता की बात करें तो भाई हर्षवर्धन का प्रशासनिक केंद्रीकृत था। भाई जो उन्होंने प्रशासन व्यवस्था बनाई थी ना, वो केंद्र से बनाई थी, मतलब वो एक जगह बैठते थे और वहीं से पूरी की पूरी शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। ठीक है, ये हो जाता है। अब उन्होंने राज्य को प्रांतों, जिलों और ग्रामों में बांटकर शासन किया था। उन्होंने क्या करा था? जो राज्य था ना, उसे जिलों में बांट दिया, ग्राम में बांट दिया और उस पे बैठ के फिर प्रांत में बांट दिया और उनके शासन चलाया जाता था। अधिकारियों को नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती थी। राजस्व प्रणाली सुव्यवस्थित थी। ठीक है, जो अधिकारी थे ना, उन्हें भाई नियुक्ति दी गई कब? जब भाई वो एक प्रकार से होता है ना कि भाई एलिजिबल कैंडिडेट है तो उसे नियुक्त कर दिया गया था, इस प्रकार से। फिर राजनयिक संबंध आते हैं तो हर्षवर्धन ने चीन के तांग वंश के साथ भी संबंध जो थे स्थापित किए थे। चीनी यात्री हेवन सॉन्ग ने उनके काल का विस्तार वर्णन किया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि हर्ष का साम्राज्य विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित था। देख लीजिए, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि हर्षवर्धन का जो भाई साम्राज्य था वो केवल भारत भारत में था, नहीं, उन्होंने चीन के जो तांग वंश थे उसके साथ भी अपने संबंध स्थापित किए थे। और चीन के कुछ भाई यात्री थे जो कि घूमते थे, भ्रमण करते थे और उसके बाद वो उसके बारे में लिखते थे। तो उसमें आते हैं ह्यूएन सॉन्ग। उन्होंने क्या करा था भाई? उन्होंने हर्षवर्धन की व्यवस्था देखी थी, ठीक है, उसको समझा था, उसके बाद उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि भाई हर्षवर्धन का पूरा साम्राज्य भारत तक ही सीमित नहीं था, साम्राज्य विश्व स्तर पर भी सीमित था। धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो यद्यपि हर्षवर्धन स्वयं बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, परंतु उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति भी सम्मान, आदर भाव रखा। वह धार्मिक समन्वय, समझौते का संतुलन के पक्षधर थे। ठीक है, हर्षवर्धन खुद बौद्ध धर्म को मानते थे, उससे प्रभावित थे, परंतु उन्होंने हिंदू धर्म को भी वही आदर दिया। ठीक है, आदर भाव से
वो किया, और उसके बाद वो सभी धर्मों को एक प्रकार से समझौता करके संतुलित व्यवस्था बनाकर रखने का पक्षधार थे। ये हो जाता है आपके धार्मिक के बारे में। सॉरी, सामाजिक के बारे में। संस्कृति के बारे में देखते हैं तो पहले आता है भाई संस्कृति के बारे में साहित्यिक योगदान। हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान नाटककार थे। उन्होंने संस्कृत में 3 प्रसिद्ध नाटक रचे, नागानंद, रत्नावली और प्रदेशदर्शिका। ये 3 नाटक खुद हर्षवर्धन ने लिखे हैं, रचे हैं। ठीक है। इन रचनाओं में बौद्ध, ब्राह्मण और नारी विषयों पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। विद्वानों का संरक्षण की बात करें तो हर्षवर्धन के दरबार में अनेक विद्वान उपस्थित रहते थे। विशेष रूप से चीनी यात्री हॉन्सॉन्ग का संरक्षण दिया गया और उनकी यात्रा विवरण भारत के इतिहास के लिए अमूल्य स्रोत है। ठीक है। अगर हमें भारत के इतिहास को समझना है तो हमें एक तरफ अगर हम समझ रहे हैं, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें होगल सांग के द्वारा लिखी गई जो उनकी यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मतलब जब यात्रा करते हैं, देखते हैं, उसके बाद उसे लिखते हैं। ठीक है। तो यात्रा वृत्तांत को भी पढ़ना होगा, तभी हमें समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है उस समय के टाइम पीरियड में, हर्षवर्धन के टाइम के दौरान क्या चीजें थी। तो ये हो जाता है। अब आगे बात करें तो कला और स्थापत्य का विकास हुआ था। हर्ष ने शासन काल में स्थापत्य काल और मूर्ति कला को विशेष रूप से विकास हुआ था। भाई बौद्ध विहार, स्तूप और मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये सारी चीजें की गई थी। फिर कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने प्रयाग मतलब इलाहाबाद में प्रत्येक 5 वर्ष में एक धर्म सभा, महाकुंभ जैसा मेले का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न धर्मों के अनुयायी एकत्र होते थे। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एक मिसाल है। ठीक है। अगर हम किताबों के अकॉर्डिंग देखें तो भाई इलाहाबाद मतलब प्रयाग, प्रयाग अब इलाहाबाद है। ठीक है। तो भाई उस वहां पे हर्षवर्धन ने शुरू किया था एक प्रकार से, अगर आप किताबों को देखें, कि महाधर्म सभा मतलब महाकुंभ का मेला। ठीक है। जो कि अभी होके गया है महाकुंभ का मेला, जो कि बहुत बड़ा था इस समय। ठीक है। तो हर 5 साल के टाइम पीरियड में भाई ऐसा मेला लगाने के लिए उन्होंने कहा गया। ठीक है। फिर वो मेले लगाए गए। तो वो क्या होता था, वो धार्मिक अनुयायी होता था वहां पे। भाई अलग अलग धर्म के लोग आते थे, या फिर हम कहे तो मेनली हिंदू धर्म के लोग आते थे। ठीक है। और भाई वहां पे वो स्नान करते थे, बाकी सारी चीजें किया करते थे। तो ये उस बारे में महाकुंभ के मेले की शुरुआत से रिलेटेड बताया गया। अगला पॉइंट आता है धार्मिक सभा एवं दान। हर्षवर्धन ने एक बड़े स्तर पर दान और धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। वह बौद्ध भिक्षुओं और हिंदू ब्राह्मणों को समान रूप से सम्मानित करते थे। ठीक है। भाई हर्षवर्धन ने क्या कहा था, बड़े स्तर पर दान और धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। वो दान भी करते थे और धर्म से रिलेटेड जो सभाएं थी उन्हें भी एकत्रित करते थे। ठीक है, आयोजित करते थे। उसमें भाई बौद्ध धर्म के भिक्षु आते थे, हिंदू ब्राह्मण आते थे। ठीक है। उनका सम्मान किया जाता था, उन्हें बैठाया जाता था, बातचीत की जाती थी। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। निष्कर्ष में हर्षवर्धन का काल भारतीय इतिहास में राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि में धार्मिक सहिष्णुता का काल रहा है। उन्होंने न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि साहित्य, कला, धर्म और विद्वानों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हर्षवर्धन की बहुआयामी उपलब्धि उन्हें भारत के इतिहास में एक महान शासक के रूप में क्या करती है, दिखाती है। तो ये हो जाता है आपका हर्षवर्धन का क्वेश्चन। यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद मेन आंसर के पॉइंट्स आ जाते हैं। पहला पॉइंट आता है पॉलिटिकल अचीवमेंट। भाई उन्होंने पॉलिटिकली क्या अचीव किया था, तो आप पॉज करके इन पॉइंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है। सेम इन्हीं पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपके फुल में फुल मार्क्स आएंगे। तो इन पॉइंटों में कोई इशू नहीं है, सारे पॉइंट क्लियरेंस है। ठीक। दूसरा आता है कल्चरल अचीवमेंट, मतलब उन्होंने भाई सांस्कृतिक रूप से क्या अचीव किया था, तो ये उस बारे में पॉइंट है। फिर आ जाता है आपका कंक्लूजन। ठीक है। यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन आ जाता है। चौथा क्वेश्चन है पल्लव शासक की उपलब्धियों का पुनर्निरीक्षण कीजिए। ठीक है। पल्लव के जो शासक थे उनकी क्या उपलब्धियां थी, उनके पुनरीक्षण के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है। तो ये हो जाता है। अब देखते हैं उत्तर की भूमिका, मतलब उत्तर में आप कह सकते हैं परीक्षा के बारे में। तो पल्लव वंश का शासन 4th से 9वीं शताब्दी के दौरान मध्य दक्षिण भारत में हुआ था, विशेषकर कांची मतलब कांचीपुरम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। इस वंश ने न केवल दक्षिण भारत की राजनीति को संगठित किया, बल्कि कला, स्थापत्य, धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव डाला था। ठीक है। पल्लव वंश जो था वो मध्य दक्षिण भारत में, मतलब मेनली अगर हम बात करें तो कांची में था। ठीक है। इस वंश ने दक्षिण भारत में वही राजनीतिक व्यवस्था को सुसंगठित किया, बहुत अच्छी तरह से चलाया, साथ के साथ कला, स्थापत्य, धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पल्लव शासकों की उपलब्धियां जो है वो निम्नलिखित हैं और इतिहास में विशेष महत्व रखती हैं। ठीक है। तो ये हो जाता है। 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का एक्सप्लेन करता हूँ।
यहाँ पे आपका आता है मुख्य बिंदु, मतलब मेन पॉइंट्स में आपको क्या लिखना है। तो पहला आएगा स्थापत्य कला, स्थापत्य और कला में योगदान, मतलब भाई स्थापत्य और कला के सेक्टर में उन्होंने कितना योगदान किया उसके बारे में। तो पल्लव शासक विशेष रूप से मंदिर निर्माण और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, पल्लव शासक जो थे मंदिर का निर्माण कराने के लिए और शिल्प कला मतलब हाथों से बनाई गई कुरेद की आकृतियां जो थी उसके लिए प्रसिद्ध थे। महाबलीपुरम, ठीक है, के रथ का मंदिर, रथ का जो मंदिर था वो, फिर पंचरथ, फिर शोर मंदिर मतलब शोर टेम्पल, और अजंता शैली से प्रभावित गुफा मंदिरों का निर्माण भी इसी काल के दौरान किया गया था। ठीक है, ये जो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इस काल के दौरान निर्मित की गई थी। ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे देखें तो इन स्थापत्य कृतियों में चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां और मंदिर प्राचीन भारत की प्राचीन वास्तुकला को उत्कृष्ट उदाहरण रहा है। ठीक है, तो क्या है कि भाई ये वो टाइम था जिस दौरान क्या हुआ था भाई, बड़ी बड़ी चट्टानें थी, उन चट्टानों को काट कर मूर्तियां बनाई गई, मंदिर बनाए गए, प्राचीन वास्तुकाल बनाया गया था। ठीक है, वो चीजें बनाई गई थी। तो ये था। नृत्य, संगीत और चित्रकला का भी विकास हुआ था इसी दौरान। पल्लव कालीन चित्रों में गहराई और भाव्यता देखने को मिलती है। ठीक है, पल्लव काल के दौरान जो बनाए गए चित्र थे उनमें भाई भावता देखने को मिलती है काफी ज्यादा। ये हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पॉइंट आता है धर्म और दर्शन का संरक्षण की बात करें तो पल्लव शासकों ने हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म को भी संरक्षण दिया था। ठीक है, पल्लव शासक ने हिंदू धर्म को तो दिया ही था, उसके साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म को भी भाई अपना संरक्षण दिया था। वे शैव और वैष्णव दोनों पंथों के अनुयायी थे, जिससे धार्मिक सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस को बढ़ावा मिला था। ठीक है, वो क्या मानते थे, वो शैव और विष्णु दोनों को मानते थे, उनको दोनों से वो प्रभावित थे, प्रेरित थे। ठीक है, तो इससे क्या मिलता था, धार्मिक सहिष्णुता मिलती थी, किसी एक धर्म को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया था। ठीक है, कई शैव मठों, विष्णु मंदिरों तथा जैन गुफाओं का निर्माण भी इसी काल के दौरान हुआ था। यह काल धार्मिक दर्शन मतलब फिलोसफी के उत्कर्ष का युग रहा है। अद्वैता, वेदांत, शक्ति परंपरा आदि का विकास भी इसी दौरान हुआ था। मेनली ये मान लीजिए कि जो मंदिर बनाए गए थे बड़े बड़े स्तर पर, ठीक है, गुफाएं, जैन धर्म से रिलेटेड जो चीजें थी वो बनाई गई थी इस काल के दौरान। शिक्षा और साहित्य के विकास की अगर हम बात करें तो कांची पल्लवों की राजधानी तत्कालीन समय में प्रमुख शिक्षा का केंद्र थी। मतलब उस समय अगर हम बात करें तो शिक्षा का केंद्र मतलब एजुकेशन या फिर नॉलेज का जो सेंटर था वो था कांची, जो कि क्या था, पल्लवों की राजधानी थी। मेडिवल सोसाइटी ग्लोबल पर्सपेक्टिव के ऊपर हमारे ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, उनसे रिलेटेड थोड़े बहुत पॉइंट और आंसर भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, वो वीडियो भी अवेलेबल है। अगला पॉइंट आता है, यहाँ कई शैक्षिक संस्थानों और विद्वान जो थे विद्यमान थे। ठीक है, संस्कृत तमिल दोनों भाषाओं को साहित्य की संरचना की गई थी। पल्लव शासक स्वयं भी विद्वान थे और विद्वानों का संरक्षण देते थे। ठीक है, पल्लव के जो शासक थे ना वो खुद भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे। ठीक है, विद्वान थे, उन्हें विद्या प्राप्त थी अच्छी खासी, और साथ के साथ जो भी विद्वान उनके पास आता था वो उन्हें संरक्षण देते थे। ठीक है, संरक्षण का मतलब कि भाई वो उन्हें अपने क्षेत्र में रखते थे, अपने राज्य में रखते थे। अगर वो कोई हेल्प करना चाहते हैं पढ़ाई के सेक्टर में तो उसे हेल्प भी किया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। चौथा पॉइंट आता है प्रशासनिक संगठन और शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पल्लवों ने एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया था। उन्होंने भूमि कर, व्यापार और आदि व्यवस्था को भी स्थापित किया था। ठीक है, मतलब भूमि से रिलेटेड कर लेते थे, व्यापार मतलब बिजनेस टैक्स लिया जाता था, ये सारी चीजें। ग्राम सभा जैसी संस्थाएं भी इस समय में कार्यरत थी, मतलब गांवों में ग्राम सभा बनाई गई थी जो कि गांवों के मैटर को सुलझाती थी। ठीक है, यह स्थानीय स्वयं शासन का उदाहरण थी, मतलब किसी छोटे से स्थान का खुद का शासन का उदाहरण थी। सेना का संगठन, किले निर्माण और कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ था इस टाइम के दौरान। पांचवा पॉइंट आता है सैन्य सफलता और विस्तार, मतलब सेना भी सफल थी। पल्लव शासकों ने चालुक्य से लंबी संघर्ष किया और उस पे क्या करी थी, कई विजय प्राप्त करी थी। राजा नरसिंह वर्मन जो प्रथम मल्ल ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी मतलब बादामी पर अधिकार जो था वो प्राप्त किया था। ठीक है भाई, आगे जो राजा थे भाई नरसिंह वर्मन, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम, उन्होंने भाई चालुक्य के राजा जो पुलकेशिन थे, पुलकेशिन सेकंड, उन्हें हराया था। फिर वातापी पे या फिर हम कहें उसका दूसरा नाम बादामी था। ठीक है, तो उसके ऊपर अपना अधिकार प्राप्त किया था। उन्होंने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई क्षेत्रों तक संपर्क बनाया था। ठीक है, भारत के बाहर भी उन्होंने जो है व्यापार को बढ़ाया था, अपने संपर्क बनाए थे। ठीक है, श्रीलंका तक गए थे। ठीक है, समुद्री वो करके, तो ये था।
छठा पॉइंट आता है अभिलेखीय परंपरा और प्रशासनिक दस्तावेज की बात करें तो पल्लव शासकों ने कई अभिलेख ताम्रपत्र जारी किए जिसमें प्रशासन, दान और कर व्यवस्था आदि जो थे विस्तृत वर्णन था। इन अभिलेखों में तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाता है। निष्कर्ष की बात करते हैं, आपका निष्कर्ष आ जाता है क्वेश्चन के बाद अंत में कि भाई पल्लव वंश की उपाधि, पल्लव वंश की उपलब्धि भारतीय इतिहास में एक सुनहरे अध्ययन के रूप में दर्ज की जाती है। स्थापत्य कला, धर्म, साहित्य, शिक्षा, प्रशासन, विद्वान जैसे जो लोग थे, इन चीजों में उन्होंने भाई काफी योगदान दिया। ठीक है, अद्वितीय है, आप कह सकते हैं कि इनके जैसा उसमें कोई भी नहीं था। इन सभी सेक्टरों में उन्होंने भाई अपने पीक पे थे। ठीक है, सब कुछ उन्होंने हासिल किया। अच्छे विद्वान थे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी, उन्होंने दो लैंग्वेज तमिल और संस्कृति में साहित्य लिखे थे। उन्होंने भाई धर्म धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया था। उनके यहाँ धर्म बहुत विकसित थे, स्थापत्य कला बहुत अच्छी थी। ठीक है, और आप कह सकते हैं स्पेक्चुलर जो थे वो सारी बहुत चीजें अच्छी थी। पल्लव शासक ने न केवल दक्षिण भारत को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया बल्कि भारतीय सभ्यताओं के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये हो जाता है कि भाई पल्लव के जो शासक थे उन्होंने दक्षिण भारत को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया, साथ के साथ भारतीय सभ्यता को भी विकास किया था। तो ये हो जाता है आपका पॉइंट पल्लव वंश के बारे में। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है कि भाई इंट्रोडक्शन है आपका, उसके बाद मेन पॉइंट्स में आ जाते हैं पल्लव वंश के भाई उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था रिलेटेड उनसे चीजें, ये आप पॉइंट पढ़ सकते हैं पॉज करके। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव भाई अपॉर्चुनिटीज थी, ये सारी चीजें उन्होंने। फिर मिलिट्री अचीवमेंट और एक्सपेंशन, उन्होंने भाई अपनी मिलिट्री को बहुत ज्यादा एक्सपेंड। आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें पूछा गया है कि भाई प्रश्न 5 में कि कन्नौज पर राजनीतिक वर्चस्व के लिए राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसकी आपको विवेचना करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के परिचय में आप क्या बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि प्राचीन काल में कन्नौज एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक एक एवं नगर था। ठीक है, कन्नौज क्या था? अत्यंत महत्वपूर्ण था राजनीतिक रूप से और सामरिक रूप से। ठीक है, इसके महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 7वीं से 10वीं शताब्दी तक तीन शक्तिशाली राजवंश राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार ने इस नगर पर अधिकार करने के लिए निरंतर संघर्ष किया था। ठीक है, तीन शक्तिशाली राजवंश जिसमें राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार आते हैं, इन्होंने भाई बहुत लड़ाई करी। ठीक है, ताकि वो लोग इस नगर के ऊपर क्या पा सके, संघर्ष मतलब निरंतर उस पर अधिकार प्राप्त कर सके, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। इस संघर्ष को ही इतिहास में त्रिपक्षीय मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। यह संघर्ष केवल एक नगर पर अधिकार का नहीं था बल्कि समस्त उत्तर भारत की राजनीतिक सत्ता के केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षा का था। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि कन्नौज पर जो जिस व्यक्ति का राज शासन था, ठीक है, वो व्यक्ति उत्तर भारत के आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्र पर या पूरे पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र पर क्या कर सकता था, सत्ता अपनी चला सकता था वहां से बैठकर। ठीक है, तो केंद्र था बहुत बड़े उसका। हमारे मुख्य बिंदु या फिर मेन पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो हमारा पहला पॉइंट क्या बनता है, कन्नौज का क्या महत्व है। ठीक है, कन्नौज का महत्व, कन्नौज कहाँ पे है? कन्नौज गंगा यमुना दो आब में स्थित एक समृद्ध और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर था। कन्नौज कहाँ था भाई? गंगा यमुना के दो आब में स्थित, मतलब गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र में स्थित एक समृद्ध और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ शासन करना मतलब यहाँ शासन करना उत्तर भारत में सर्वोच्च स्थापित करने का प्रतीक माना जाता है। मतलब एक प्रकार से जो व्यक्ति कन्नौज में शासन करता है वो पूरे उत्तर भारत के ऊपर शासन कर सकता है, इस प्रकार की जो है प्रतीक माना जाता था। हर्षवर्धन के शासन के बाद जब उसकी कोई प्रभावशाली उत्तराधिकारी सत्ता में नहीं रही, तब तब कन्नौज पर नियंत्रण के लिए एक शून्य मतलब जीरो वैक्यूम उत्पन्न हो गया जिसमें संघर्ष की नींव रखी। अब देखिए, हर्षवर्धन करते थे वहां से कन्नौज से शासन। ठीक है, हर्षवर्धन कन्नौज से शासन करते थे, उनके बाद भाई उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो कि कन्नौज से शासन कर सके, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है उसे संभाल सके। ठीक है, उसके बाद जब भाई उनका शासन खत्म हुआ तो कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए जीरो वैक्यूम मतलब पावर वैक्यूम या फिर हम कहें शून्य जो है वो उत्पन्न हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, जो संघर्ष है वो चालू हुआ। संघर्ष तीन के बीच में हुआ था जो कि क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, मतलब राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल और प्रतिहार के बीच में संघर्ष हुआ था। ठीक है, ये हो जाता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है प्रतिहार की क्या भूमिका रही, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय पश्चिमी भारत मतलब राजस्थान के क्षेत्र में हुआ था।
ठीक है। उनके सबसे प्रभावशाली शासक नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज थे। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय मतलब नागभट्ट सेकंड और मिहिर भोज थे सबसे प्रमुख और पावरफुल जो शासक थे। ठीक है, मिहिर भोज ने कन्नौज को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, मिहिर भोज ने कन्नौज को जीत लिया, उससे मतलब लड़ाई करी थी, फिर उसके बाद कन्नौज को जीत कर उसे अपनी राजधानी बनाई। प्रतिहार का प्रभाव पश्चिम से लेकर मध्य भारत तक फैला हुआ और वे स्वयं को उत्तर भारत के स्वामी के रूप में स्थापित करना चाहते थे। अब क्या हुआ, प्रतिहार आते हैं। प्रतिहार का क्या था कि वे प्रभाव जो था पश्चिम से लेकर मध्य भारत मतलब भारत के मिडल तक जो था उनका पूरा का पूरा शासन फैला हुआ था, और वे खुद को मतलब वे स्वयं को उत्तर भारत उत्तर भारत के स्वामी के रूप में स्थापित करना चाहते थे। देखिए, मैंने जैसा कि बताया कन्नौज से उत्तर भारत का शासन चलाया जा सकता है, तो उन्हें कन्नौज जीतना होगा उसके लिए। तो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि भाई उत्तर भारत का स्वामी के रूप में वो खुद को स्थापित करना चाहते थे, इसीलिए कन्नौज को जीतना वो चाहते थे। और उनसे पहले मिहिर भोज ने कन्नौज को जीत लिया था और अपनी एक राजधानी बना ली थी। ठीक है, फिर आते हैं पाल की महत्वाकांक्षाओं की आती है। पाल वंश की अगर हम बात करें तो पाल वंश का उदय हुआ था बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। भोपाल, धर्मपाल और देवपाल इस वंश के प्रमुख शासक थे। ठीक है, पाल वंश में कौन कौन आता है भाई, गोपाल, धर्मपाल और देवपाल इस वंश के प्रमुख शासक या पावरफुल शासक में से एक थे। धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार प्राप्त कर वहां पपेट मतलब कठपुतली राज जो है वो नियुक्त किया था। धर्मपाल जो आते हैं तीन शासकों में से एक पाल वंश का शासक जिसका नाम था धर्मपाल, उन्होंने कन्नौज को जीत लिया था, उसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया। अधिकार स्थापित करने के बाद उन्होंने पपिट मतलब एक प्रकार से होता है ना कि राजा की कठपुतली वाला शासन स्थापित किया था। राजा खुद नहीं बैठता था, परंतु राजा की कठपुतली एक व्यक्ति वहां बैठेगा जो कि राजा पूरी तरह से राजा के अंदर होगा। ठीक है, और शासन चलाएगा। यद्यपि पालों की मूल शक्ति पूर्व भारत में थी, फिर भी वे कन्नौज पर अधिकार कर उत्तर भारत पर प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, पाल वंश की जो पावर थी वो पूर्व भारत में थी, अच्छी पूर्वी भारत में बहुत अच्छी खासी थी, परंतु फिर भी वो उत्तर भारत में शासन करने के लिए कन्नौज को अपने अधिकार में लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। फिर आते हैं राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट की उत्तरी विजय योजना। राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत में कर्नाटक क्षेत्र में स्थापित संबंधित था। ठीक है, राष्ट्रकूट जो वंश था वो दक्षिण भारत के कर्नाटक में था। ठीक है, ध्रुव, गोविंद तृतीय और इंद्र तृतीय जैसे शक्तिशाली शासकों ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये कौन कौन थे, ध्रुव, गोविंद तृतीय और इंद्र तृतीय, इन लोगों ने भाई उत्तर भारत में आक्रमण किया था। शक्तिशाली शासक थे कहाँ के, राष्ट्रकूट वंश के। उन्होंने भाई वहां पे हमला किया, उसे जीतने की कोशिश की। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने प्रतिहार और पालो दोनों से को पराजित किया और उत्तर भारत में अपनी प्रभुत्व स्थापित किया। अब देखिए, अभी तक प्रतिहार ऑलरेडी शासन कर चुके थे, पाल भी शासन कर चुके थे। ठीक है, तो अब क्या था कि भाई इन दोनों को हराकर गोविंद तृतीय जो कि राष्ट्रकूट वंश के एक शासक थे, उन्होंने उत्तर भारत को जीता, अपने प्रभुत्व में लिया, मतलब अपने अंतर्गत मिला लिया था। ठीक है, इन्होंने कन्नौज तक अपना प्रभाव पहुंचाया, परंतु स्थायी नियंत्रण नहीं बन सके। कन्नौज को जीतने के बाद वो अपना स्थायी जो नियंत्रण है वो नहीं बना सके, क्योंकि ऐसा होता था ना कि भाई युद्ध चलता ही रहता था, तो कभी कन्नौज इनके हाथ में है, कभी किसी अन्य पार्टी ने जीत लिया तो कन्नौज उसके हाथ में है, तो वो अपना पर्टिकुलर स्टेबल स्थायी जो होता है नियंत्रण नहीं बैठा सके थे। ठीक है, ये हो जाता है आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आता है संघर्ष का स्वरूप और परिणाम क्या निकला था। भाई यह संघर्ष किसी एक समय नहीं बल्कि लगभग 2 शताब्दियों तक चला था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये संघर्ष कोई एक पर्टिकुलर टाइम मतलब 2 साल के लिए चला, नहीं, ये 2 शताब्दियों तक चला था। यह संघर्ष तीन बड़े राजवंश के बीच में 2 शताब्दियों तक ये संघर्ष चला था। मतलब तीन बड़े राजवंश के जो बड़े बड़े शासक थे उन्होंने कन्नौज को जीतने के लिए बहुत बड़ी जंग लड़ी थी अलग अलग टाइम पे। ठीक है, इसे त्रिकोणीय संघर्ष में भी प्रतिहार का वर्चस्व रहा। ठीक है, ये जो त्रिकोणीय संघर्ष था इसमें प्रतिहार जो थे वो आप कह सकते हैं कि वर्चस्व रहा, उन्होंने सबसे ज्यादा बार जीता था। ठीक है, तो कभी पाल और राष्ट्रकूटों का भी प्रभाव बना। ठीक है, कभी पाल और राष्ट्रकूट भी जीते, परंतु मेन रूप से अगर हम बात करें तो प्रतिहार जो थे वो वर्चस्व उन्होंने कायम रखा, लेकिन तीनों में से कोई भी स्थायी रूप से कन्नौज पर अपना अधीन नहीं कर सका था। अंत में यह संघर्ष सभी पक्षों के संसाधनों को कमजोर कर गया और वंश का पतन का कारण बना। अब देखिए परिणाम क्या निकलता है। संघर्ष का जो रूप था कि भाई संघर्ष तो हुआ 2 शताब्दियों तक, तीन बड़े राजवंशों के शासकों के बीच में चला, परंतु अब क्या होता है कि संघर्ष होता है, जंग होती है ना, तो बहुत बड़े स्तर पर संसाधन यूज होते हैं,
मैन पावर लगती है, ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर होता है ये। तो अब क्या था कि भाई इतना ज्यादा खर्च करने के बाद अंत में जब परिणाम निकला, तो परिणाम क्या निकला कि भाई तीनों राजवंशों के संग जो संसाधन थे बहुत हद तक कमजोर हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। तीनों वंशों का पतन हो चुका था, ठीक है। पतन होने का कारण सिर्फ कन्नौज निकलकर सामने आता है, ठीक है। और भी कई कारण है छोटे मोटे, पर कन्नौज जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विश्लेषण अगर हम बात करें, तो यह त्रिपक्षीय संघर्ष राजनीतिक अस्थिरता का द्योतक था, ठीक है। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ना, ये राजनीतिक अस्थिरता का द्योतक था। इसका मतलब कि वहां पे पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। पॉलिटिकली स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई जो राजनीतिक व्यवस्था लोग चलाते थे ना, वो स्थिर नहीं थी इस प्रकार से, ठीक है। तो जिसने भारत को जिसने भारत को एक सशक्त केंद्रीय सत्ता से वंचित रखा, ठीक है, अच्छी केंद्रीय सत्ता चलाने से वंचित रखा। हर्षवर्धन तक तो भाई बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो वहां से बैठकर शासन चलाते थे, वो पावरफुल थे, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र तक अपना एम्पायर बढ़ाया था। परंतु उसके बाद की अगर हम समय की बात करें, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, इन तीनों के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसके कारण ये जो सत्ता थी वो केंद्रीकृत सत्ता से वंचित रहा, ठीक है। इसने विदेशी आक्रमणों के लिए भी मार्ग प्रशस्त। अब देखिए, अब जब तीन बड़े बड़े जो राजवंश है वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो बाहर के देशों के लोगों को तो मौका मिल जाएगा कि जी अगर ये खुद में ही लड़ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जाके हम और घुस जाते हैं और खत्म करके हम लोग अपना शासन बढ़ाएंगे, इस प्रकार की थी। तो आक्रमण करने के लिए ना उन्हें खुला रास्ता दिया गया था, ठीक है। साथ ही ये संघर्ष यह भी दर्शाता है कि कैसे उत्तर और दक्षिण की राजनीति एक दूसरे से जुड़ी रही, ठीक है। उत्तर और दक्षिण की राजनीति किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी रही, ये संघर्ष हमें ये भी बताता है, ये क्योंकि देखिए कन्नौज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब भारत के अलग अलग कोनों से बड़े बड़े राजवंश के लोग आ रहे हैं कन्नौज को जीतने के लिए, ताकि वो उत्तर भारत पर अपना शासन कर सके, ठीक है। दक्षिण से भी लोग आ रहे हैं, तो क्या हुआ कि उत्तर और दक्षिण की जो राजनीति थी, पॉलिटिक्स थी, वो एक दूसरे से काफी हद तक जुड़ी हुई थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। वो निष्कर्ष आता है, निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, कन्नौज के लिए राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार के बीच में क्या हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, मध्यकालीन भारत इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है या फिर है। यह संघर्ष दर्शाता है कि सामरिक नगर एक नियंत्रण की आकांक्षा किस प्रकार पूरे उपमहाद्वीप की राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकती है। ये क्या पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब है कि एक ऐसा नगर जो कि सामरिक है और जहां से अच्छी शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है, उस नगर के लिए जो संघर्ष है वो किस प्रकार राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। लोग उस नगर को अपने अंतर्गत मिलाना चाहते हैं, इसीलिए वो संघर्ष कर रहे हैं, और वो संघर्ष के कारण क्या हो रहा है, पूरी की पूरी राजनीतिक दिशा या फिर पूरा का पूरा उपमहाद्वीप जो है वो प्रभावित हो रहा है। इस संघर्ष से यह भी स्पष्ट होता है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन उस समय कितना गहरा था। यह त्रिकोणीय शक्ति संघर्ष अंत में सभी तीनों शक्तियों को दुर्बलता का कारण बना और भारत में अगली सत्ता संरचना के लिए मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। अब देखिए भाई, त्रिकोणीय है, तीन बड़े बड़े जो वंश है वो लड़ रहे हैं, तो क्या हुआ कि जब ये तीन वंश खत्म हो गए, तो उसके बाद आखिर में जो भारत की पावर थी वो दुर्बल हो गई, और बाहरी शक्तियां आके यहाँ पे क्या करा, उन्होंने फिर अपना शासन व्यवस्था चलाई। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करें इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट्स में सिग्निफिकेंस ऑफ कन्नौज के बारे में बात कर सकते हैं, रोल ऑफ प्रतिहार के बारे में बात कर सकते हैं, फिर पाल के क्या एम्बिशंस थे वो बात कर सकते हैं, फिर राष्ट्रकूट के नॉर्थन कैंपियंस के बारे में बात कर सकते हैं, नेचर एंड आउटकम, क्या नेचर था, क्या आउटकम निकल के रहा है ये, और हिस्टोरिकल एनालिसिस के बारे में बात कर सकते हैं। ये पॉइंट आप अपने आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेस्ट पॉइंट्स हैं आपके, फुल में से फुल आंसर आने के जो नंबर है आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। कंक्लूजन लिखना जरूरी है, तो आपको पहले जैसा कि बताया, तो कंक्लूजन आप जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, राजपूतों के उदय से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। राजपूत के उदय से संबंधित जो अलग अलग सिद्धांत सामने आते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्ड लिमिट 750 रखी गई है, परंतु हम इससे ज्यादा ही हमने एक्सप्लेन किया है, और आपको भी परिचय 6 पॉइंट और उस जो निष्कर्ष होता है वो लिखना जरूरी है, तभी आप 750 वर्ड जो है वो क्रॉस कर पाएंगे, उससे ज्यादा ही आप लिख पाएंगे, ठीक है। राजपूतों के उदय से रिलेटेड जो भाई सिद्धांत सामने आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो परिचय में आप क्या लिख सकते हैं, परिचय में आप बता सकते हैं कि भारतीय इतिहास में राजपूत एक अत्यंत प्रभावशाली और वीर जाति के रूप में उभर कर आते हैं। उनका उदय हुआ था छठवीं मतलब 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में। इनकी उत्पत्ति को लेकर इतिहासकार और विद्वानों ने मतभेद रहा है, ठीक है भाई। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर जो इतिहासकार हैं और जो विद्वान हैं उनके बीच में अपना अपना मतभेद है। विद्वान क्या होते हैं भाई, सोचते हैं, इतिहासकार इतिहास के अकॉर्डिंग चीजें बताते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या रहा, मतभेद रहा, जिससे क्या हुआ, जिससे विभिन्न सिद्धांतों की रचना हुई। इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि राजपूत वास्तव में किस सामाजिक, नस्लीय, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए, ठीक है। अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग थ्योरीज दी गई अलग अलग लोगों द्वारा, ताकि ये
पक्का किया जा सके या फिर ये स्पष्ट किया जा सके कि जो राजपूत हैं वो वास्तव में कौन से सामाजिक स्थिति से आए हैं, उनकी नस्लीय क्या है, राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी क्या है, मतलब उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है ना, वो क्या है, ये सब कंफर्म करता था। राजपूतों के उदय से संबंधित 9 प्रमुख सिद्धांत सामने आते हैं जिन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणों और व्याख्याओं के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं मेन आंसर्स की यहाँ पे, तो मेन पॉइंट में आते हैं। पहला आता है अग्निकुल सिद्धांत। यह सिद्धांत प्रबंधन, चिंतामणि और पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों पे से पर आधारित है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो और चिंतामणि जैसे जो बड़े ग्रंथ हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये आधारित है। इसमें क्या है, इसमें 4 प्रमुख राजपूत वंश, जिसमें परमार, चौहान, सोलंकी सोलंकी और फिर प्रतिहार को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया। ठीक है, देखिए पृथ्वीराज रासो या फिर चिंतामणि में जो है उसमें बताया क्या गया है कि उसमें जो 4 प्रमुख राजपूत वंश हैं, जिसमें परमार आते हैं, चौहान आते हैं, सोलंकी आते हैं और प्रतिहार आते हैं, ये कहाँ से आए थे, ये आए थे अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, ये जो वंश है ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, ये माना जाता है। यह कथानक संकेतिक मतलब सिंबॉलिक रूप से राजपूतों की वीरता और शुद्धता को दर्शाता है। अग्निकुंड मतलब फायर पिट एक पवित्र स्थल है जो पवित्र स्थल के रूप में स्थापित है जहां पर वीर योद्धाओं का उदय हुआ। ठीक है, क्या माना जाता है भाई, अग्निकुल सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि राजपूत वंश में जितने भी आप कह सकते हैं कि राजपूतों में जो वंश हैं जैसे कि परमार, चौहान, सोलंकी, प्रतिहार, ये अग्निकुंड से हुए थे। ठीक है, अग्निकुंड का मतलब कि भाई हवन किया गया था, उसके बाद अग्निकुंड से ये लोग प्रकट हुए थे या उत्पन्न हुए थे, इस प्रकार से माना जाता है। क्योंकि अग्निकुंड वीर योद्धाओं के उदय, अग्निकुंड से क्या होता है, वीर योद्धाओं का उदय होता है, वो एक पवित्र स्थल है। ठीक है, तो ये माना जाता है इन ग्रंथों के अंतर्गत। अब ये हो जाता है सिद्धांत। फिर ब्राह्मण सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो इस मत के अनुसार क्या है कि कुछ राजपूत वंश ब्राह्मण से उत्पन्न हुए जिन्हें कालांतर में क्षत्रिय धर्म अपना लिया था। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मण सिद्धांत के अंतर्गत सिंपल सी बात कही गई है कि भाई वो पहले ब्राह्मण थे, परंतु एक कालांतर मतलब एक पर्टिकुलर समय में उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्षत्रिय धर्म अपना लिया और फिर वो क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत आने लगे। ठीक है, ये माना जाता है राजपूतों के बारे में। इस सिद्धांत के आधार पर ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के रूप से सत्ता प्राप्त करना है, जिससे कश्मीर के कुछ राजवंश है। ठीक है, जैसे कश्मीर के कुछ राजवंश जो कि पहले ब्राह्मण हुआ करते थे, फिर वो क्षत्रिय बन गए और फिर उन्होंने शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, तो ये माना जाता है। फिर क्षत्रिय सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यह परंपरागत सिद्धांत है जो राजपूत वही प्राचीन क्षेत्रीय जिन्होंने महाभारत काल से ही शासन किया है। ठीक है, क्षत्रिय सिद्धांत के अंतर्गत क्या माना जाता है, ये एक परंपरागत मतलब पुराने समय से चला आ रहा सिद्धांत है जिसमें राजपूत जो है वही प्राचीन क्षत्रिय हैं जिन्होंने महाभारत काल में युद्ध लड़े थे, महाभारत काल में शासन व्यवस्था की थी। यह दृष्टिकोण वैदिक वर्ण व्यवस्था के शुद्ध क्षत्रिय माने जाते हैं। ठीक है, वैदिक वर्ण व्यवस्था में जो क्षत्रिय जो कि शुद्ध है, शुद्ध का मतलब समझ रहे हो, वो पैदाइशी ही क्षत्रिय हुए थे, ना कि वो पहले ब्राह्मण थे उसके बाद क्षत्रिय बने, इस प्रकार का नहीं था। ठीक है, तो वो शुद्ध क्षत्रिय माना जाता है, उन्हें ब्राह्मण मतलब क्षत्रिय सिद्धांत के अंतर्गत ये हो जाता है। विदेशी सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो कुछ विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जाति जैसे शांग, हुण, कुषाण आदि के रूप में मानते हैं जो भारत में आकर हिंदू संस्कृति में समाहित हो गई। ठीक है, विदेशी सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया कि कई विद्वान ये भी मानते हैं कि भाई राजपूत जो थे वो विदेश से आए थे, विदेशी जातियां थी जैसे कि शक, हुण, कुषाण और आदि। ठीक है, मतलब कुषाण, ये जो जातियां थी इनमें थे, ये भारत में आए, फिर उन्होंने भारत की हिंदू संस्कृति को अपना लिया, उसमें वो जुड़ गए, समाहित हो गए। इन जातियों ने धीरे धीरे हिंदू धर्म और सामाजिक परंपराओं को अपनाकर राजपूत के रूप में उभरकर सामने आए थे। ठीक है, ये हो जाता है चौथा पॉइंट। पांचवें में आता है भाई ये मिश्र सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किसी एक वर्ग से नहीं बल्कि ये विभिन्न जाति जनजातियों और विदेशी तत्वों के मिश्रण से बनी है। मिश्रित सिद्धांत का मतलब ही ये है कि भाई मिक्स थ्योरी, इसके अंतर्गत क्या है, मिक्स थ्योरी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो भाई लोग मानते हैं या सिद्धांतकार मानते हैं कि राजपूत जो थे वो किसी पर्टिकुलर जाति या वर्ग से नहीं आए थे, वो अलग अलग जाति और वर्ग से जुड़े हुए जाति जनजाति, ठीक है, विदेशी तत्वों से मिलकर बने थे और इसे सबसे तर्कसंगत और व्यापक रूप से स्वीकार्य माना जाता है। ये जो सिद्धांत है ना, इसे क्या माना जाता है, तर्कसंगत माना जाता है और व्यापक रूप से स्वीकार्य मतलब लोग स्वीकार करते हैं, ये माना जाता है, क्योंकि यह विविध सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे समाहित करता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, ये अलग अलग प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है या फिर पर्सपेक्टिव्स हैं उनको अपने अंदर समाहित करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है पांचवा। छठा से भाई बात करें तो स्थानीय जनजातीय सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये आता है एक सिद्धांत जिसमें क्या बताया, इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत मूल्यतः भारत के ही कुछ शक्तिशाली जनजाति जैसे गुर्जर, जाट, भील से उभरे जिन्होंने धीरे धीरे क्षत्रियता मतलब वॉरियर स्टेटस प्राप्त किया था। ठीक है, स्थानीय जनजाति की अगर हम बात करें तो कुछ लोग या फिर सिद्धांतकार मानते हैं कि भाई राजपूत जो थे ना वो मूल्य रूप से भारत के कुछ शक्तिशाली जनजाति जैसे कि गुर्जर,
जाट और भील इनसे उभरे थे, जिन्होंने धीरे धीरे क्या करा था, क्षत्रियत्व मतलब वॉरियर स्टेटस को अपना लिया था, मतलब वो वॉरियर के सेक्टर में चले गए थे, क्षत्रिय रूप से वो बन गए थे और उन्होंने वो चीज अपना ली थी। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो मेवाड़ के राणा वंश का जुड़वा भील जनजाति से जुड़ा होता है। ठीक है, मेवाड़ का राणा वंश से जुड़वा क्या होता है, भील जनजाति से जुड़ा होता है, ये उदाहरण के तौर पर माना जाता है। सातवां पॉइंट आता है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। राजनीतिक सिद्धांत इसमें क्या बताया गया, यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति किसी भूभाग पर शासन करता है और सैनिक शक्ति रखता है, उस उसे समाज ने राजपूत की उपाधि दी है। ठीक है, एक राजनीतिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बताएगा कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास जमीन है वो उस जमीन पे शासन करता है, एक सैनिक शक्ति या फिर मिलिट्री पावर रखता है अपने पास, ठीक है, उसे समाज में राजपूत की उपाधि दे दी गई थी। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि राजपूत एक राजनीतिक और सामाजिक पद था, ना कि जन्मसिद्ध जाति। क्या इसमें क्या माना जाता है कि भाई राजपूत क्या है, राजपूत एक पद है या फिर एक पोस्ट है जो कि राजनीतिक और सामाजिक पद है। ठीक है, ना कि आपको राजपूत आपके जन्म से कहा जाएगा, नहीं, जब आपके पास जमीन होगी आप उस जमीन पर शासन करेंगे और शासन करने के बाद आप अपने पास मिलिट्री पावर रखेंगे, तब आपको राजपूत कहा जाएगा। तो ये राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत माना गया था। 8वें में सामाजिक उत्क्रमण सिद्धांत, सोशल मोबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो समाज शास्त्री मतलब समाज में जो समाज से शास्त्र से रिलेटेड बात करते हैं उनके बारे में, तो उनके द्वारा प्रस्तुत यह मत कहता है कि राजपूत बनने की प्रक्रिया संस्कृतिकरण से जुड़ी है, जो निचले वर्गों ने उच्च वर्ग की नकल कर राजपूत की पहचान प्राप्त की है। ठीक है, नीचे वाले वर्ग मतलब इसके अंतर्गत सामाजिक उत्क्रमण सिद्धांत के अंतर्गत क्या माना गया कि निचला वर्ग, ठीक है, निचले वर्ग ने ऊंचे वर्ग जो कि भाई ब्राह्मण हो गए या क्षत्रिय हो गए, उन वर्ग की नकल करके राजपूत की पहचान प्राप्त करी गई है। और ठीक है, राजपूत की पहचान संस्कृतिकरण के द्वारा मिलती है, तो ये माना गया था। यह सामाजिक परिवर्तन कई पीढ़ियों से चला, जिससे एक स्थिर राजपूत जाति बनी। ठीक है, ये जो सामाजिक परिवर्तन है कि भाई निचला वर्ग क्या कर रहा है, ऊंचे वाले वर्ग की कॉपी कर रहा है, मतलब उसकी नकल कर रहा है और फिर राजपूत बनने की जो है पहचान प्राप्त कर ले रहा है। तो ये जो परिवर्तन है ये पीढ़ियों से चला आ रहा है, इसीलिए ये स्थिर राजपूत जाति बन गई। 9वें पॉइंट में आता है पौराणिक या मिथ्यकीय सिद्धांत। कुछ ग्रंथों में राजपूतों को पौराणिक योद्धा जैसे सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बताया गया है। ठीक है, कई ऐसे ग्रंथ देखने को मिलते हैं जिनमें राजपूत जो थे ना उन्हें पुराने ग्रंथ मतलब पौराणिक योद्धाओं जैसे कि सूर्यवंश या चंद्रवंशी बताया गया है। यह सिद्धांत धार्मिक आधार पर उनकी उत्पत्ति को वैधता मतलब लिटिमेसी देने की कोशिश करता है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है ये क्या बताता है कि भाई राजपूत जो थे ना वो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी योद्धा उनके योद्धा थे। ठीक है, तो ये उसको धार्मिक तौर पर ये जो सिद्धांत है ये राजपूतों को धार्मिक तौर पर वेरीफाई करने या वैधता देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके 9 सिद्धांत जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई राजपूत से रिलेटेड जो अलग अलग सिद्धांत है वो कौन कौन से। तो आपने ये सारे पढ़ लिया, फिर निष्कर्ष आ जाता है। निष्कर्ष में क्या बता सकते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति का कोई एक निश्चित या सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है। विभिन्न सिद्धांतों की वैधता दृष्टिकोण से राजपूतों का विकास को समझाया गया। ठीक है, अलग अलग सिद्धांतों से राजपूतों का विकास हुआ वो समझाया गया है। इनमें सबसे अधिक स्वीकृत क्या है, मिश्रित सिद्धांत को मिली है, जो इतिहास समाजशास्त्र और संस्कृति के संयुक्त दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। ठीक है, मिश्रित सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है कि हाँ भाई इसके आधार पर या ये सिद्धांत है जिसके आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। यह भी स्पष्ट है कि राजपूतों की पहचान केवल रक्त वंश से नहीं बल्कि उनकी वीरता, शासन क्षमता, संस्कृति और सामाजिक प्रतिष्ठा से भी बनी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राजपूत हर कोई व्यक्ति राजपूत माना जा सकता है जो कि रक्तवंश है। मतलब एक प्रकार से हम उदाहरण के तौर पर बात करें कि रक्तवंश की पहचान पर हम किसी व्यक्ति को राजपूत की पहचान नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब रक्तवंश के आधार पर राजपूत की पहचान नहीं दे सकते, बल्कि उसे वीर होना होगा, उसमें वीरता होनी चाहिए, उसमें शासन क्षमता होना चाहिए, संस्कृति और सामाजिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति राजपूत कहलाएगा। इन सभी सिद्धांतों में समन्वय करके ये राजपूतों के उदय की सच्ची ऐतिहासिक व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, ये जो सारे सिद्धांत है इनका अगर हम समन्वय करते हैं तभी हम राजपूतों की जो उदय है उसको पहचान पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर में आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर मेन पॉइंट्स में भाई आ जाते हैं, अलग अलग थ्योरीज आ जाती है। ठीक है, ये दूसरी थ्योरी, ये फिर अच्छा तीसरी स्टोरी फॉरेन ओरिजिन थ्योरी आ जाती है। मिक्स ओरिजिन थ्योरी जो कि मैंने आपको बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिक्स ओरिजिन थ्योरी ये है। फिर ट्राइबल ओरिजिन आ जाती है, पॉलिटिकल थ्योरी आ जाती है। ठीक है, सोशल मोबिलिटी थ्योरी आ जाती है, मिथिकल एंड पौराणिक थ्योरी आ जाती है। ये थ्योरीज हो जाती है 9 तरह की थ्योरीज। उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाता है
क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 आता है जिसमें क्या पूछा गया है कि भाई चौल प्रशासन के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। चौला जो प्रशासन है, चौल प्रशासन, उसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। चोल की जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसके ऊपर। परिचय में बात करें तो चौल वंश जो था दक्षिण भारत का एक प्राचीन और शक्तिशाली राजवंश था, जिसने विशेषता 19वीं से 13वीं शताब्दी तक तमिल क्षेत्र में अपना शासन चलाया था। ठीक है, चौल वंश क्या था? दक्षिण भारत का एक प्राचीन और शक्तिशाली राजवंश था जिसने 19वीं मैंने बता दिया शायद, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक तमिल का जो क्षेत्र था ना, वहां पे अपनी शासन पूरा कायम करके रखा था। चौल वंश की प्रशासनिक प्रणाली को उसकी सुव्यवस्था, विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, शासन के अधिकारों को अलग अलग जगहों पे इकाई में सौंपना। ठीक है, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि भाई शासन के जो अधिकार हैं वो अलग अलग इकाइयों में लोगों को सौंप दिए गए थे और जन सहभागिता के लिए जाना जाता है। ठीक है, चौल वंश की प्रशासनिक प्रणाली को भाई सुव्यवस्था मतलब अच्छी व्यवस्था थी, विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइज्ड पावर थी, और जन सहभागिता थी, तो इसीलिए इसे माना जाता है। चौल काल का प्रशासनिक ढांचा इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह सुसंगठित और व्यवहारिक शासन प्रणाली का आदर्श प्रस्तुत करता है। ये हो जाता है आपका। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुख्य बिंदु में आते हैं। पहला पॉइंट इसमें बनता है राजकीय संरचना, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। चौल प्रशासन में राजा सर्वोच्च होता था, जिसे कौन या पैरिसन कहा जाता था। राजा के साथ जो थे मंत्री परिषद होते थे, जो शासन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें सलाह देते थे, राजा को सलाह देते थे। राजा धर्म, न्याय, प्रशासन और युद्ध सभी मामलों में का प्रमुख होता था। ठीक है, धर्म से रिलेटेड कोई मामला हो, न्याय से रिलेटेड कोई मामला हो, युद्ध या फिर प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी मामला हो, राजा उसमें प्रमुख होता था, अपना अंतिम फैसला वही देता था। राजज्ञ मतलब रॉयल ऑर्डर, राजा के द्वारा दिया गया ऑर्डर को शासन कहा जाता था। ठीक है, और उसे अक्सर ताम्र पट्टों मतलब कॉपर प्लेट्स पर उत्कीर्ण होता था। ठीक है, राजा द्वारा किया गया कोई भी ऑर्डर ताम्र पत्रों या ताम्र पट्टों पर लिखा जाता था कुरेद के। ठीक है, और उसे कॉपर प्लेट मतलब कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता था, उत्कीर्ण किया जाता था, ताकि इन फ्यूचर जो जैसे आजकल मतलब आज के समय में हमें वो मिलती है तो हम उससे उसकी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है प्रशासनिक विभाग का स्तर। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें तो चौल शासन का क्षेत्र मंडलम कहलाता था, जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई था। ठीक है, प्रशासनिक की सबसे बड़ी इकाई जो कि सबसे टॉप पर थी, ठीक है, उसे मंडलम कहा जाता था। मंडलम के अंतर्गत नाडु मतलब क्षेत्र, फिर कुरवम और सबसे फिर नीचे उर मतलब ग्राम आते थे। ठीक है, प्रत्येक स्तर पर अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो मंडल अधिकारी, नाडु प्रमुख और ग्राम सभा के अंतर्गत होते थे। ठीक है भाई, जैसे मैंने बताया पावर जो थी डिसेंट्रलाइज थी। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि पावर को बांटा गया है। सर्वोच्च ऊपर सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर तो सम्राट है, परंतु सम्राट के बाद जो पावर्स हैं वो बांटी गई हैं। तो भाई मंडल अधिकारी होते थे, नाडु प्रमुख होते थे, फिर ग्राम सभा में पंचायती राज जो होता था वो होते थे। ग्राम सभा का विशेष महत्व था, जहां पर ग्रामीण लोग सभा में सम्मिलित होकर प्रशासन में भाग लेते थे। ठीक है, ग्राम सभा में क्या था भाई, उसका महत्व ज्यादा था, क्योंकि ग्रामीण लोग, गांव के जो लोग थे वो भाई सभा होती थी उसमें भाग लेते थे। ठीक है, और प्रशासन में हिस्सा देते थे अपना। तीसरा पॉइंट आता है स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चोल प्रशासन का सबसे अनूठा और उन्नत पक्ष उसका स्थानीय स्वशासन था, मतलब छोटे छोटे स्थानों पर उनका खुद का स्वयं शासन होता था। ठीक है, छोटे छोटे क्राइम होते थे उनका खुद का कर दिया गया, छोटी छोटी व्यवस्था थी उनका खुद फैसला ले लिया गया, तो स्थानीय स्वशासन द्वारा किया जाता है। सभा मतलब ब्राह्मण ग्राम, सभा में ब्राह्मण ग्राम में और सामान्य ग्राम में और नरगम व्यापारी ग्रामों में संस्थाएं स्थापित थी। ठीक है, ये संस्थाएं थी जैसे सभा और नगरम, ये संस्थाएं थी जो कि काम करती थी और सही से शासन व्यवस्था चलाती थी। इन संस्थाओं में कर संग्रह, न्याय व्यवस्था, जल प्रबंधन, मंदिर प्रबंधन आदि कार्य किए जाते थे। ये जो संस्थाएं थी ना, ये कर संग्रह मतलब टैक्स कलेक्ट करती थी। न्याय व्यवस्था भाई जो न्याय होता था उसकी पूरी व्यवस्था संभालती थी। जल प्रबंधन भाई जल प्रबंधन वाटर का पूरा मेंटेनेंस संभालती थी। और मंदिर का प्रबंधन, मंदिर कहाँ बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे, जो बन चुके हैं उनकी देख रेख रिलेटेड काम किए जाते थे। सभा के सदस्य योग्य, ईमानदार और कर आदायी व्यक्ति होते थे, जिन्हें कठोर चयन प्रक्रिया द्वारा चुना जाता था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो भी व्यक्ति सभा में सदस्य होता था ना, मतलब मेंबर होता था, वो योग्य होता था उस सभा के लिए, ईमानदार होता था और फिर कर उदाई होता था। ठीक है, कर उदाई होता था मतलब कर पे करता था, और व्यक्ति होता था जो कठोर चयन द्वारा चुने जाते थे। मतलब जैसे आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हमें प्रशासन चलाने के लिए यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम को क्रैक करना होता था, उसके बाद ही हम लोग प्रशासन चलाने के लिए जो होते थे सभ्य होते थे। तो ये इसी प्रकार था कि भाई प्रशासन चलाने के लिए लोगों को चुना जाता था बहुत कठोर चयन द्वारा।
चौथा पॉइंट आता है कर व्यवस्था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो भूमि कर चौल शासन की आय का प्रमुख था। ठीक है, जमीन पर उगाई गई चीजों के आधार पर लिया जाने वाला कर, या फिर हम कहें भूमि अगर आपके पास है, आपके पास जमीन है, तो आपको उसको कर देना होगा। तो भूमि कर चौल शासन की आय का प्रमुख स्रोत था। भूमि का सर्वेक्षण कर उसे विभिन्न भागों में बांटा था, जैसे वेल्लनवाड़ी, ठीक है, ब्रह्मदेववाड़ी आदि। ठीक है, भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था कि जैसे भाई कुछ भूमि क्या होती थी, कम उपजाऊ होती थी, कुछ भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ होती थी, तो उसके आधार पर उसे बांट दिया जाता था। जल संसाधनों की देखरेख और सिंचाई के लिए विशेष योजनाएं थी। ठीक है, जल संसाधनों की देखरेख, जल से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेस थे ना, उनकी देखरेख, सिंचाई के लिए अच्छी योजनाएं बनाई जाती थी ताकि सही प्रकार से खेती हो सके। और खेती होगी तो भूमि, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई खेती होगी तो व्यक्ति टैक्स भी उस हिसाब से भरेगा, तो वो सारी चीजें होती थी। दान शासन, जैसे ताम्रपत्रों में ब्राह्मणों और मंदिरों द्वारा कर मुक्त भूमि दी जाती थी। ठीक है, दान शासन के अंतर्गत क्या होता था, ताम्रपत्रों में ब्राह्मण और मंदिरों को कर मुक्त, मतलब ऐसी जमीन, मंदिर को या फिर किसी ब्राह्मण को ऐसी जमीन दी जाती थी जिस जमीन पे उसे टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ठीक है, मतलब वो जमीन टैक्स फ्री होती थी, परंतु बाकी लोगों को जमीन पर टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, ये हो जाता है आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आता है न्याय व्यवस्था की। अगर हम बात करें जुडिशियल सिस्टम की, तो चौल काल में न्याय व्यवस्था लोकल संस्थाओं के हाथ में थी। ठीक है, न्याय व्यवस्था जो थी लोकल संस्थाओं के हाथ में थी, मतलब गांव की छोटी सी संस्था होगी, वो गांव का जो क्राइम है, न्याय है, वो करेगी। तो इस प्रकार से थी। ग्राम सभाएं छोटे मोटे वाद विवाद को समाधान करती थी। राजा उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करता था। अपराधियों को देना कर अधिकार राजा का अन्य और न्याय परिषद के पास था। ठीक है, जो भी अपराधी है उसे क्या दंड दिया जाएगा, वो राजा और न्याय परिषद के हाथ में होता है। छठा पॉइंट आता है आपका सैन्य प्रशासन, मतलब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो चौल शासन का की सैन्य शक्ति अत्यंत संगठित थी। ठीक है, चौल जो शासन था उसमें जो सैन्य पावर थी ना, वो अत्यंत संगठित थी। सेना को कदल सेनाई मतलब नौसेना, थल सेनाई मतलब थल सेना में बांटा गया था। ठीक है, जल की सेना मतलब नाव की सेना, और फिर स्थल जमीन की सेना में बांटा गया था। सैनिकों को वेतन भूमि के रूप में दिया जाता था, जिसे वेलनवाड़ी कहा जाता है। ठीक है, मतलब सैनिक जो थे उन्हें जो वेतन दिया जाता था, मतलब जो उनकी काम करने की भाई सैलरी थी, वो थी भूमि, भूमि के तौर पे उन्हें वेतन दिया जाता था। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था, वेलानवाड़ी कहा जाता था। ठीक है, समुद्री विजय, जैसे श्रीलंका माल्या की सफल सैन्य कार्रवाई चोलो की सैन्य क्षमता को दर्शाती। ठीक है, समुद्री विजय मतलब समुद्र में जाकर फिर आगे जाकर उससे विजय प्राप्त करी, जैसे कि श्रीलंका और माल्या। ठीक है, ऐसी जगहों पे सफल उन्होंने भाई सफलता प्राप्त करी थी, जिससे क्या पता चलता है, उनकी सैन्य क्षमता के बारे में हमें पता चलता है। ये जाते हैं आपके 6 पॉइंट। निष्कर्ष की बात करें तो चौल प्रशासन न केवल अपने समय में उन्नत था, बल्कि उसने भावी प्रशासनिक प्रणालियों की नींव रखी। विकेंद्रीकरण, ग्राम सभाओं की पारदर्शिता और योग्य व्यक्तियों की सहभागिता ने इसे प्रणाली को मजबूत भी बनाया था। आज के लोकतांत्रिक मूल्यों में भी चौल प्रशासन की छाया देखी जा सकती है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि चौल प्रशासन भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे संगठित और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था में से एक था। ठीक है, आज के टाइम में अगर हम बात करें, आज की जो प्रशासन व्यवस्था है उसको देखकर, तो चौल प्रशासन भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे संगठित और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका चौल प्रशासन के जो, तो उसके ऊपर निबंध देखना था, उसके बारे में ये आपके पॉइंट हो जाते हैं 6 पॉइंट। उसके बाद निष्कर्ष ये सारे आपने कवर करें, आप इसको बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए आ जाता है, फिर मेन पॉइंट्स आ जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की एंड डाइवर्स डिविजन्स, फिर आ जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब डिसेंट्रलाइज्ड पावर। ठीक है, फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, फिर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, फिर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। ये आपके 6 पॉइंट हो जाते हैं। अंत में आपका कंक्लूजन आ जाता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये हो जाता है। अब 8वां क्वेश्चन जो आपका आएगा ना आपके एग्जाम में, जब आप एग्जाम देंगे तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन होगा ना, वो होगा आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के बारे में। मतलब आपको 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे, कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी, शॉर्ट नोट लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने कुछ टॉपिक्स उठाए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में कवर अप किए गए थे, तो उनके बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक आता है आपका अभिलेखीय स्रोत। अभिलेखीय स्रोत इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण होते हैं। ये स्रोत पत्थर हो सकते हैं, ताम्रपत्र हो सकते हैं, स्तंभ हो सकते हैं, गुफा मंदिर आदि उत्कीर्ण लेख होते हैं। ठीक है, मतलब
किस प्रकार से कि पत्थरों के ऊपर जो लिखा गया है पुरोहित के, ताम्र पत्रों के ऊपर जो चीजें करवाई गई, जैसे मैंने ऊपर बताया कि जब भी कोई ऑर्डर दिया जाता था राजा के द्वारा तो उसे ताम्र पत्रों पर लिखवाया जाता, तो वो ताम्र पत्र मिले हैं, वो किसके, वो अभिलेखीय स्रोत का एक हिस्सा है। ये स्रोत प्रत्यक्ष और समकालीन प्रमाण मतलब कंटेम्प्रेरी एविडेंस के रूप में माना जाता था, जो किसी विशेष काल की घटना, शासन प्रणाली, सामाजिक ढांचा, धार्मिक परंपरा और पारंपरिक स्थितियों के बारे में प्रामाणिक जानकारी देता था। ये जो स्रोत थे, जैसे कि भाई पत्थर मिले हैं जिनके ऊपर नक्काशी की गई है, ताम्र पत्र मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, ठीक है, मंदिर मिली हैं, गुफाएं मिली हैं, गुफाओं के अंदर हमें चीजें देखने को मिली हैं। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये सारी चीजें हमें उस पर्टिकुलर समय की घटनाओं के बारे में, शासन प्रणाली के बारे में, सामाजिक ढांचे के बारे में और धार्मिक परंपरा और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देती है। इनसे प्राप्त जानकारी ऐतिहासिक तथ्यों को पुष्टि मतलब कंफर्मेशन करती है और समर्थन मतलब वैलिडेशन प्रदान करती है। ऐसे स्रोतों में अशोक के शिलालेख आ जाते हैं, इलाहाबाद के स्तंभ आ जाते हैं, हर्षवर्धन के लेख आदि आ जाते हैं। अभिलेखीय स्रोतों की प्रामाणिकता और समयबद्धता के कारण इतिहास लेखन में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं ना, ये जो स्रोत है, ये इतिहास को समझने में, उसे लिखने में दोबारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आता है वैष्णव धर्म आ जाते हैं, तो भाई वैष्णव धर्म हिंदू धर्म का प्रमुख शाखा है जो भगवान विष्णु के सर्वोच्च देवता मानती है। यह धर्म भक्ति आंदोलन मतलब डिवोशनल मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। इसमें क्या होता था, इसमें विष्णु के अवतार जैसे राम कृष्ण आदि की उपासना मतलब उनकी उपासना की जाती थी, उनकी पूजा की जाती थी। वैष्णव धर्म का का प्रसार गुप्त काल में विशेष रूप से हुआ है और इसके सिद्धांत में प्रेम, भक्ति, सेवा, विष्णु विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव की प्रमुख रही है। ठीक है, मतलब क्या है कि विष्णु धर्म मतलब वैष्णव धर्म के प्रसार गुप्त काल में विशेष रूप से होता है। जब गुप्त काल चल रहा था मतलब गुप्त पीरियड चल रहा था ना, उस समय वैष्णव धर्म का बहुत ज्यादा प्रसार हुआ था। और इसमें क्या होता है, सिद्धांत में भाई प्रमुख भक्ति, सेवा और विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना प्रमुख रही है। भागवत धर्म और पंचरत्न संप्रदाय इसी की शाखाएं हैं। वैष्णव धर्म ने सामाजिक समरसता मतलब सोशल हार्मनी को बढ़ावा दिया और इसकी शिक्षाओं ने साहित्य, कला, संस्कृति और मूर्ति कला के ऊपर गहरा प्रभाव किया था। ठीक है, फिर पुराण आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट भाई, पुराण प्राचीन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिनमें धार्मिक आख्यानें मतलब रिलीजियस लेजेंड्स जो थे, पौराणिक कथाएं मतलब मिथिकल स्टोरीज, सृष्टि की उत्पत्ति, राजवंशों का इतिहास, देवी देवताओं और महिमा, धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। ठीक है, पुराण जो है ना, उसमें कई सारी चीजें देखने को मिलती है हमें भाई, धार्मिक आने के देखने को मिलते हैं। फिर पौराणिक कथाएं, पुरानी पुरानी हमारी पौराणों से रिलेटेड कथाएं देखने को मिलती है। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है। फिर राजवंशों के इतिहास के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, उनकी महिमा के बारे में, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। पुराणों की कुल संख्या 18 प्रमुख और 18 प्रमुख और 18 उप पुराणों जो पुराण है उनके बारे में माना गया है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि के उपासना और उनसे रिलेटेड जो कथाएं हैं वो देखने को मिलती है। पुराणों का इतिहास लेखन में योगदान विशेष रूप से संस्कृति और सामाजिक धार्मिक जीवन के अध्ययन में सहायक है। ठीक है, पुराणों का इतिहास लेखन, पुराणों में जो इतिहास बताया गया है वो काफी अच्छा खासा योगदान करता है संस्कृति, सामाजिक, धार्मिक जीवन को समझने में, उसका अध्ययन करने में। ये स्रोत भारतीय समाज की मानसिकता, आस्थाओं और परंपराओं की झलक हमें प्रस्तुत करता है। ये जो स्रोत है जैसे पुराण है, ये हमें भारत का जो समाज था हमेशा से, उसकी मानसिकता के बारे में, उसकी आस्थाओं के बारे में, उसकी परंपरा के बारे में बताता है। फिर आ जाता है चालुक्य। चालुक्य वंश भारत के दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में शासन करने वाला एक प्रमुख राजवंश था। इसकी शासनकाल क्या था, 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान था, उसके मध्य था। चालुक्य वंश के प्रमुख शासकों जिसमें पुलकेशन द्वितीय का नाम उल्लेखनीय है, जिसने उत्तर भारत के हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशन द्वितीय मतलब पुलकेशन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था, पराजित किया था। चालुक्यों ने वातापी मतलब आधुनिक बादामी को अपनी राजधानी बनाया, यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। चालुक्य शासनकाल में कला, स्थापत्य, मूर्ति कला और धर्म का विशेष विकास हुआ था। ठीक है, जब चालुक्य शासनकाल चल रहा था ना, तो उस समय कला, स्थापत्य और धर्म, मूर्ति कला, इन सब चीजों का बहुत अच्छा विकास हुआ था। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता मतलब रिलीजियस टॉलरेंस अपनाई, हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म को भी संरक्षण दिया था। चालुक्य की स्थापत्य शैली विशेष रूप से बादामी शैली के रूप में प्रमुख हुई थी। तो ये चालुक्य के बारे में होता था। ठीक है, यहाँ पे आपका इंग्लिश में आ जाता है, शॉर्ट नोट के बारे में वही आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, फिर ये
आ जाते हैं, दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कुरान और तीसरा आ जाता है चाणक्य। ठीक है, ये हो जाते हैं सारे के सारे पॉइंट। आप इन पॉइंट्स को पॉज करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आंसर भी आप लोग समझ के जाइए और आप लोग एक अच्छा पेपर लिख कर आएंगे। आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, 2 जगह। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऐप भी आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DOSL। ऐप के बारे में ये सारी रही डिटेल्स। प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड करिए, ऐप के रिव्यू दीजिए और बाकी सारी चीजें आप ऐप में चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।